अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। आप लोग अटेंडेंस लगा लें, चंद मिनट में लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमें ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। जी नज़र साहब, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन जो भी है आपका। अभी मज़ीद कुछ स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर लें तो हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जी नज़र साहब, आपने जो भी क्वेश्चन करना आप कर सकते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन का। और मज़ीद स्टूडेंट्स जैसे ही हमें ज्वाइन करते हैं तो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अभी कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया, 1-2 मिनट उनका वेट कर रहे हैं, फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखें जी, रिटर्न वैल्यू वैसे कोई कीवर्ड तो नहीं है, लेकिन होता ऐसे है
کہ اور یہ جو آپ نے ریٹ ویل لکھا ہے یہ بھی کچھ خاص چیز نہیں ہے، کی ورڈ کچھ بھی نہیں ہے. بس آپ یوں سمجھیں کہ ریٹرن جب ہم ڈیٹا فنکشن کو پاس کرتے ہیں پروسیسنگ کے لیے، ڈیٹا فنکشن ہمیشہ کچھ نہ کچھ پروسیسنگ کرتا ہے. جب وہ پروسیسنگ کر لیتا ہے تو پروسیسنگ کرنے کے بعد اس میں کچھ نہ کچھ ریٹرن کرنا ہوتا ہے. ڈیٹا ہمیں واپس اس سے چاہیے ہوتا ہے، اینڈ ریزلٹ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں اس سے. فار ایگزامپل اس نے دو نمبرز کو ملٹیپلائی کیا تو ملٹیپلائی کرنے کے بعد آنسر اس کا کیا آیا، ہم پرنٹ نہیں کروانا چاہتے، وہ آنسر لے کے کسی اور پروسیسنگ میں کہیں اور یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں، اس کو ڈیٹا بیس میں سیو کرنا چاہتے ہیں یا یوزر کو دکھانا چاہتے ہیں. تو اس صورت میں ہمیں اینڈ ریزلٹ جو ہوتے ہیں پروسیسنگ کے نتیجے میں جو ریزلٹس نکلے ہوتے ہیں وہ ہمیں واپس چاہیے ہوتے ہیں. تو ریٹرن کا کی ورڈ ریزلٹس واپس لینے میں ہیلپ کرتا ہے. بس یہ ریٹرن کا کی ورڈ کام کرتا ہے. اور جو ریٹرن چیز ہوتی ہے اس کو ریٹرن ویلیو آپ کہہ سکتے ہیں. البتہ ریٹ ویل کیا لکھا ہوا آپ نے جو پہلا لفظ ہے، یہ میں نے ابھی تک کوئی لفظ ایسا نہیں دیکھا، کی ورڈ نہیں دیکھا کہ یہ کس پرپز کے لیے یوز ہوتا ہے. مجھے اس کا نہیں پتا. میں بھی یہ کسی اور پروگرامنگ لینگویج کی کوئی ٹرم ہو. پی ایچ پی میں ریٹ ویل کے نام سے کوئی کی ورڈ نہیں ہے اور نہ ہی ریٹرن ویلیو کے نام سے کوئی کی ورڈ ہے. ریٹرن ویلیو کا ایک کانسیپٹ ہے جو میں نے بتا دیا کہ ریٹرن ویلیو کیا چیز ہے. اور ریٹ ویل شاید کہیں پائتھون وغیرہ میں کوئی لفظ یوز ہوتا ہے، بہرحال ادھر اس کا کوئی وہ معنی نہیں ہے. ریٹ ویل بہرحال ریٹرن ویلیو کے مخفف ہو سکتا ہے. آپ لوگ اٹینڈنس لگا لیں، سب لوگوں کی اٹینڈنس مارک ہو جانی چاہیے.
किसी वेरिएबल का नाम होगा, रिटर्न वैल का जो लफ्ज़ है वो वेरिएबल होगा, वेरिएबल होता है, उसका कोई भी नाम रखा जा सकता है और उसको किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। चलें जी, हम स्टार्ट लेते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि आज मौसम ख़राब है और कम लोग ज्वाइन करेंगे, घर से ही ज्वाइन करना कुछ मुश्किल नहीं है। मौसम की ख़राबी तो उस सूरत में आड़े आती है कि जब आपने यूनिवर्सिटी आना हो, लैब में आना हो। चलें बहरहाल 10 मिनट से ज़ायद हो चुके हैं, 10 मिनट के करीब हो चुके हैं, अब हमें चलना चाहिए। जी नज़र साहब, मैं अभी आपको वो स्लाइड्स दोबारा दिखा देता हूँ, लेकिन वो तो मैंने जस्ट यूज़ किया है, एक वेरिएबल यूज़ किया होगा किसी स्लाइड में, तो वेरिएबल का नाम कुछ भी रखा जा सकता है। जी HTTP रिस्पांस में 200 जो रिस्पांस आता है, तो मतलब ये है कि सर्वर ने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया। आपने किसी से बात की है, उसने बहुत अच्छा और उम्दा तरीके से आपको रिप्लाई कर दिया है। जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और सर्वर से कुछ डिमांड कर रहे होते हैं, सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को लेता है और रिक्वेस्ट को रिसीव करने के बाद वो आपको रिस्पॉन्ड करता है, और अगर वो अच्छी और गलत तरीके से रिस्पॉन्ड कर दे तो रिस्पॉन्स जो आता है ना, वो 200 ओके का रिस्पॉन्स वापस आता है। तो 200 ओके का मतलब ये होता है कि सर्वर लाइव था और उसने बहुत अच्छे तरीके से जो कहा गया था वो फुलफिल कर दिया। चलें जी, आज लेक्चर तो इंशाल्लाह रहेगा आपके पास। 24 आवर्स होंगे इसको दोबारा देखने के, इसीलिए ये 24 आवर्स का कुछ टाइम ड्यूरेशन रखा गया कि किसी के पास कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू आ रहा हो, तो वो बाद में इसको देख सके। चलें, कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हो जाएगा। देखें जी, अभी तक हमने फाइबर गिग्स ऑलमोस्ट सबने बना ली हैं। जिसने नहीं बनाई उनसे दोबारा गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द फाइबर गिग्स को कंप्लीट कर लें। 6-7 गिग्स सबके पास होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे कि फाइबर के ज़रिए से कैसे ऑर्डर्स हासिल किए जाते हैं, क्या काम हमें करने चाहिए जिनकी मदद से फाइबर पे ऑर्डर रिसीव होना शुरू हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं। आप लोग कुछ ना कुछ सर्च इंजन के बारे में जानते होंगे कि सर्च इंजन किस तरह वर्क करता है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए, और फिर उसके बाद हम फाइबर को स्टार्ट करते हैं। जब भी आप गूगल ओपन करते हैं या बिंग या इसके अलावा कोई भी सर्च इंजन खोलते हैं, तो आपको जो भी चीज़ दरकार होती है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती हैं, वो लफ्ज़, वो चीज़, उसके बारे में कुछ ना कुछ सेंटेंस या कुछ एक दो वर्ड्स आप सर्च इंजन में लिखते हैं और एंटर के बटन पे हिट करते हैं। सर्च इंजन पे एक रिक्वेस्ट चली जाती है और रिक्वेस्ट के नतीजे में फिर रिस्पॉन्स आता है और नीचे सर्च रिजल्ट्स आ जाते हैं। हमेशा आप ना कुछ टाइप करते हैं और आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाते हैं। जो भी आप चाह रहे होते हैं वो आपको सर्च रिजल्ट्स में नज़र आना शुरू हो जाता है। जो कुछ टाइप करते हैं हम लोग सर्च इंजन की इनपुट फील्ड के अंदर, उनको कीवर्ड्स बोलते हैं। अगर आपको बुक्स चाहिए, आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बुक्स कोई आप देखना चाह रहे हैं, HTML देखना चाह रहे हैं, PHP का ट्यूटोरियल देखना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आप PHP ट्यूटोरियल देखना चाह रहे हैं और आप वहाँ पे पाइथन ट्यूटोरियल लिखेंगे, तो कभी भी आपको PHP का ट्यूटोरियल सामने नज़र नहीं आएगा। अगर आप पाइथन ट्यूटोरियल लिख के PHP एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर्च इंजन PHP आपको रिटर्न करेगा, तो ये बिल्कुल ही गलत किस्म की एक्सपेक्टेशंस होगी, क्योंकि आपने सर्च इंजन को बताया कुछ है और एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हैं। तो कीवर्ड्स का बहुत बड़ा रोल होता है सर्च इंजन्स में। जो कुछ आप लिखेंगे उसी से रेलिवेंट कीवर्ड रिजल्ट्स आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि A लिखें और B रिटर्न किया जाए, B लिखें और C रिटर्न किया जाए। B लिखेंगे तो B रिटर्न होगा, B से रेलिवेंट चीज़ें ही रिटर्न होंगी।
तो एक बात ये समझ में आई कि सर्च इंजन बहुत ही रियलिस्टिक होके चलते हैं और मैथ की तरह उनकी प्रोसेसिंग होती है। जो आप लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे और जो कुछ हम लिखते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं। अब जरा चलिएगा फाइवर के ऊपर सेम कॉन्सेप्ट को लेके, और अभी तक हम फ्रीलांसिंग के पर्सपेक्टिव से फाइवर को देख रहे थे, अब जरा क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देखिएगा। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आता है, उसका काम ये होता है कि उसने एक वेबसाइट बनानी है वर्डप्रेस के अंदर, किसी से वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है, वो आता है फाइवर के ऊपर, फाइवर पे लॉग ऑन करता है या लॉग इन नहीं भी करता। अब वो कोई रेलिवेंट पर्सन ढूंढना शुरू कर देता है फाइवर पे, तो वो कैसे ढूंढेगा? जैसा कि आप जानते हैं कि फाइवर के ऊपर जैसे ही फाइवर ओपन करते हैं तो वहां पे एक सर्च बार आपको नजर आती है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको दिखाता हूं कि वो सर्च बार कहाँ है। तो वो सर्च बार जो होती है, उस सर्च बार पे लोग नॉर्मली सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आया, उसने यहाँ पे आके गिग्स तो यहाँ पे उसको नजर आ रही हैं कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ पे सब है, वर्डप्रेस की भी आ रही हैं और इसके अलावा दूसरी गिग्स भी आ रही हैं। यहाँ पे क्लिक करेगा तो मैं भी वर्डप्रेस की कुछ गिग्स मजीद उसके पास सामने शो होना शुरू हो जाए। लेकिन अगर वो वर्डप्रेस में किसी खास चीज को सर्च कर रहा है तो लामहला उसको यहाँ पे लिखना होगा, तो वो कुछ ना कुछ टाइप करेगा, वर्डप्रेस साइट या कुछ भी। जैसे हम सर्च इंजन में वर्डप्रेस साइट कस्टमाइजेशन, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन या कुछ इस तरह का कीवर्ड यहाँ पे लिखेगा, और कीवर्ड लिखेगा, लिखने के नतीजे में उसको बहुत सारी गिग्स यहाँ पे नजर आएंगी, और इन गिग्स को लेके इनको वो देखेगा। देखने के बाद जो गिग उसको अच्छी लगेगी उस पे क्लिक करेगा और देन फिर उस साहिब से वो कांटेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल ये गिग अच्छी लग रही है तो वो इस पे क्लिक करेगा, और क्लिक करने के बाद फिर इन साहिब से कांटेक्ट किया जाएगा कि जनाब मुझे आपकी गिग बहुत अच्छी लगी, मुझे आपकी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं, और इन साहिब को एक मैसेज चला जाएगा। तो ये कुछ मैकेनिज्म है वर्ड फाइवर पे, अगर कोई साहिब आपको खुद से कांटेक्ट करना चाहें। तो अब जरा समझिएगा फाइवर पे क्या क्या चीजें जरूरी हैं। फाइवर पे हमें अपनी गिग्स को एक खास एरिया में रैंक करने की जरूरत होती है। अगर हमारी गिग्स जिस तरह की वो सर्विसेज ऑफर कर रही हैं उस एरिया में वो रैंक होती हैं, तो फिर उसके बाद वो सर्च रिजल्ट्स में, जैसे ही वो सर्च रिजल्ट्स कोई आदमी फाइवर में आके सर्च करता है तो सर्च करने के नतीजे में वो हमारी गिग्स फ्रंट पेज पे उसको नजर आती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस लिखा, तो वर्डप्रेस में हमारी गिग्स जो जिसने भी जो गिग्स बनाई हुई है वर्डप्रेस से रिलेटेड, वो सर्च रिजल्ट में आएंगी। तो अगर हमने अपनी गिग्स को वर्डप्रेस वाली गिग्स में सही कीवर्ड यूज किए हुए हैं, सही एरिया में उसको रैंक किया है, तो वो नीचे कहीं सर्च रिजल्ट्स में आपको नजर आएंगी, और सर्च रिजल्ट में नजर आएंगी यूजर को, तो यूजर उनको देख के चांसेस हैं कि फर्स्ट पेज पे आ जाएगी, तो ज्यादा चांसेस हैं कि यूजर फर्स्ट पेज से उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करेगा और ऑर्डर कर देगा। और अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 10th पेज पे कहीं आ रही हैं तो कम चांसेस हैं कि वो वहां पे जाएगा। तो अब जरा अहम चीज समझिएगा, चंद स्टेप्स हमें लेने हैं। हमें काम ये करना है कि अपनी गिग को फर्स्ट पेज पे लेके आना है। जैसे ही हम गिग क्रिएट करेंगे, गिग क्रिएट करते ही वर्डप्रेस की और वर्डप्रेस से रेलिवेंट अगर हम टैग यूज करते हैं तो वो इन पेजेस में से किसी एक पेज में कहीं ना कहीं हमारी पेज गिग पड़ी होगी। इन पेजेस में से किसी एक में हमारा टास्क ये होगा कि उसको फर्स्ट पेज पे लेके आना। जिसकी गिग फर्स्ट पेज पे आ जाएगी, ज्यादा चांसेस हैं कि वो गिग के ऊपर ऑर्डर लेके आए, वो गिग ऑर्डर लेके आए। आप हजरात भी जानते हैं कि जब आप भी गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो मोस्टली आप भी सेकंड पेज पे कभी नहीं जाते। फर्स्ट पेज पे जितने रिजल्ट्स मौजूद होते हैं उन्हीं में से किसी एक को पिक कर लेते हैं। और अगर फर्स्ट पेज पे आपके अच्छे रिजल्ट्स आपको नजर नहीं आ रहे तो आप कीवर्ड चेंज कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप सेकंड पेज पे जाएं। कभी कभी लोग सेकंड पेज पे भी चले जाते हैं, लेकिन सर्च रिजल्ट्स में लोग
नॉर्मली फर्स्ट पेज पे से ही रिजल्ट्स को क्लिक करते हैं और उन्हीं से अपना काम चलाते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ पेज पे कोई भी नहीं जाता। तो इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, फाइवर में लोग सर्च करेंगे तो जिनकी गिग्स फर्स्ट पेज पे होंगी वो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ऑर्डर्स लेके आएंगी। तो हमारा टास्क भी ये होगा कि हमारी गिग्स सर्च के नतीजे में फर्स्ट पेज पे आ जाए। तो फर्स्ट पेज पे उसको लाने के लिए कुछ स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने बयान करता हूँ, लेकिन उनसे पहले ज़रा कीवर्ड्स को समझ लीजिएगा। कीवर्ड्स क्या हैं? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सर्च इंजन में आपको एग्जांपल दी कि सर्च इंजन में क्या होता है, आप जो लिखते हैं उससे रेलिवेंट चीज़ें रिजल्ट्स में अपीयर होती हैं। अब आप ज़रा समझिएगा, अगर एक आदमी जैसे कि हमने कहा कि पाइथन ट्यूटोरियल लिखे और एक्सपेक्ट कर लो PHP ट्यूटोरियल, तो ऑब्वियसली उसको नहीं मिलेगा। लेकिन एक रॉन्ग अप्रोच ये है कि स्टूडेंट गिग बनाते हुए थोड़ी सी गलत अप्रोच अपनाए। उसने वर्डप्रेस की गिग बनाई हुई है और वो ग्राफिक डिज़ाइन के कीवर्ड यूज़ करता है, बीच में ग्राफिक डिज़ाइन के कीवर्ड्स यूज़ करता है। अगर वो ग्राफिक डिज़ाइन के कीवर्ड्स यूज़ करता है तो लामहला उसकी जो गिग होगी वो ग्राफिक डिज़ाइन में कहीं जाके रैंक होगी, उसकी गिग ग्राफिक डिज़ाइन में कहीं जाके रैंक होगी। और वर्डप्रेस की जब यूज़र वर्डप्रेस में सर्च करेगा, यहाँ पे वर्डप्रेस लिख के कुछ सर्च करेगा तो वो गिग वर्डप्रेस के अंडर शो नहीं होगी। जब यूज़र यहाँ पे कुछ ग्राफिक डिज़ाइन लिख के सर्च करेगा तो तब वो वर्डप्रेस वाली गिग यहाँ पे अपीयर होगी, जबकि किसी ने गिग बनाते हुए रॉन्ग अप्रोच अपनाई है। गलत अप्रोच से ये एक गलत इफेक्ट पड़ेगा, लिहाजा सही अप्रोच अपनानी चाहिए। सही अप्रोच अपनाने के लिए शायद मैंने थोड़ी सी टिप्स आपको दी थी, वो उनको ज़रा दोबारा दोहराता हूँ। अगर किसी ने उनको गलत यूज़ किया तो वो उनको करेक्ट कर लेंगे, तो मैं वो पहले एक दफ़ा दोहरा देता हूँ ताकि आप सही अप्रोच से चलें। मैंने बताया था कि सबसे पहले आप गिग बनाते हुए आप जाएं गूगल कीवर्ड प्लानर को लेके उसको थोड़ा सा यूज़ करें। गूगल कीवर्ड प्लानर के ज़रिए से आप अपनी गिग के लिए जो आप गिग बनाने जा रहे हैं उस गिग को लेके कुछ कीवर्ड सर्च कर लें। बहुत उम्दा और अच्छे वाले कीवर्ड्स आप सर्च कर लें। 15 से 20 कीवर्ड्स आपके पास पहले से होने चाहिए जिस तरह की सर्विस आप ऑफर करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस की गिग सर्विसेज आप ऑफर करने जा रहे हैं तो वर्डप्रेस से रिलेटेड 15-20 कीवर्ड्स आप ढूंढ लें कीवर्ड प्लानर के जरिए से। गूगल कीवर्ड प्लानर है जो बताता है आपको कि इस जो एक कीवर्ड उसको देंगे उससे रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड्स होंगे गूगल में सर्च किए जाने होंगे डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वो आपको रिटर्न कर देगा और साथ में उनका कंपैरिजन भी करवा के बताएगा कि ये कितना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ये कितना कम यूज़ किया जा रहा है। तो वहाँ से आप 15-20 कीवर्ड्स को पिक कर लेंगे। अब गिग बनाते हुए उनको फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। टाइटल में 2-3 कीवर्ड्स जितने आप डाल सकें वो ऐड करेंगे। फिर गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैक्सिमम कीवर्ड्स को मर्ज करना बहुत ज़रूरी होता है। जितने ज़्यादा कीवर्ड्स आप गिग की डिस्क्रिप्शन में डालेंगे वो उतनी जल्दी रैंक होगी, वो उतनी जल्दी यानी फाइवर का जो इंटरनल मैकेनिज्म है उसको जल्दी से पिक करके टॉप पे लेके आएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गिग के जो कीवर्ड्स हैं वो गिग की डिस्क्रिप्शन में ऐड करें। फिर सबसे अहम पोर्शन आ जाता है, मैंने पहले भी बताया था, टैग्स वाला। टैग्स वाले पोर्शन में बहुत केयरफुली 5 टैग्स देने होते हैं। वो टैग्स भी बेसिकली कीवर्ड्स ही होते हैं। बहुत ही आला और उम्दा दर्जे के कीवर्ड्स जो आप समझते हैं कि लोग सर्च करें तो सीधी मेरी गिग सामने आनी चाहिए, तो वो 5 कीवर्ड्स वो आप उसमें डालेंगे टैग्स के पोर्शन में। तो ये 3 जगह पे आपने कीवर्ड्स को यूज़ करना है। क्यूए सेशन में भी आप बेशक क्वेश्चन आंसर FAQs जिनको बोलते हैं उन FAQs में भी आप कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट वेक्स्ट पे आप लिखेंगे उन सब में कीवर्ड जितने ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी गिग रैंक होगी। तो बहरहाल बनाते हुए गिग को ये ज़रा टिप्स थी, मैंने पहले भी बयान की थी, लेकिन साथ आज चूँकि दूसरी चीज़ों को भी डिस्कस कर रहे हैं तो इनको दोबारा मैंने ज़रा आपके लिए रिफ्रेश कर दिया, आपको ज़रा जहन नशीन हो जाए। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि गिग सबकी बन गई, बहुत अच्छी और उम्दा बन गई। अब हम देखते हैं कि क्या स्टेप्स डेली बेसिस पे उन पे लेंगे
15 से 20 दिनों के अंदर, एक महीने के अंदर अंदर गिग रैंक हो जाती है, वो फर्स्ट पेज तक आ जाती है, और 20-25 दिनों में उसके ऊपर क्वेश्चन क्यूरीज आना शुरू हो जाती हैं क्लाइंट की तरफ से, अगर सही डायरेक्शन में हम लोग चलें। वो सही डायरेक्शन क्या है, मैं 1 बाय 1 वो सारे स्टेप्स आपको बयान करता हूँ। सबसे पहले आपका टास्क तो ये होता है कि आप अपनी गिग के व्यूज, इंप्रेशन और क्लिक्स बढ़ाएं। व्यूज, इंप्रेशन और क्लिक्स कैसे बनाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, इसके लिए एक बड़ा तरीका तो ये है कि आप अपनी गिग्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करें। रोजाना 1-2 गिग्स को, एक आध गिग को शेयर करते रहें, तो इस तरीके से आपके व्यूज, इंप्रेशन और क्लिक्स बढ़ेंगे। खुद से शेयर करें, और फिर आगे आपके दोस्तों के देखने से ही आपके व्यूज, इंप्रेशन और क्लिक्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो डेली बेसिस का काम करने का एक तो ये है कि आप अपनी गिग्स को शेयर करना शुरू कर दें। सारी को रोजाना ना करें, 1-2 को रोजाना करना शुरू कर दें। इस तरह हफ्ते में हर गिग 2 दफ़ा या 1 दफ़ा शेयर ज़रूर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी गिग्स के इंप्रेशन और क्लिक्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा तरीकाकार ये है कि खुद भी कभी कभी लॉग ऑफ होके उन गिग्स को देखा जाए, लॉग आउट करके फाइवर से उन गिग को सर्च किया जाए कि वो मेरी गिग्स हैं कहाँ पे। तो खुद भी देखने से कुछ बहरहाल फेक तरीका है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हेल्प उससे मिलती है। एक तरीकाकार तो ये हो गया कि गिग को शेयर करेंगे। दूसरा तरीकाकार ये है कि गिग को ना कंटिन्यूसली एडिट किया जाए। आप टाइम टू टाइम हर रोज एक गिग को एडिट करें, तो हफ्ते में 7 गिग्स रोजाना एक एडिट करें, 1-2 एडिट करें, तो रोजाना गिग्स कुछ ना कुछ एडिट होती रहेंगी। मोस्टली जब गिग्स बनाई जाती हैं तो गिग्स वो ज़्यादा इतनी एफिशिएंट बन नहीं पाती, ज़रा जल्दी में बन पाती हैं, लिहाजा डेली बेसिस पे उनको थोड़ा बहुत देखते रहेंगे तो उनकी जो टेक्स्ट है, उनका जो कंटेंट है, वो इम्प्रूव होता चला जाएगा। फिर इससे फाइवर का जो इंटरनल मैकेनिज्म है, जो गिग्स फ्रीक्वेंटली एडिट हो रही होती है, फाइवर का इंटरनल मैकेनिज्म उसको नोट कर रहा होता है, और वो उससे जो सेलर होता है उसकी यानी आप कह लें कि संजीदगी को नोट करते हैं कि कितना ये संजीदा है और कितना पंक्चुअल है अपनी गिग्स को बेचने में, उनको एफिशिएंट बनाने में और लोगों को सर्व करने में। तो जो गिग कंटिन्यूसली एडिट हो रही होती है, दूसरे तीसरे दिन वो एडिट हो जाती है, तो फाइवर उसको भी ज़्यादा रैंक करता है, उसको भी ज़्यादा फोकस करके पहले पेज की तरफ कहीं पुश करता है। तो आप लोग भी अपनी गिग्स को एडिट करें। ये अगर आप अपनी गिग्स को रोज़ाना देखना शुरू कर देंगे, उसके कंटेंट को, डिस्क्रिप्शन को, FAQs को, उसके टाइटल को, उसके टैग्स को, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा इम्प्रूव करने के लिए। तो इम्प्रूव करते रहें। अगर आपको कुछ नहीं मिलता, आप समझते हैं कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की आपने गिग बना ली है, इसमें कुछ भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ बहुत उम्दा है, तो फिर भी आप 1-2 लफ्ज़ एडिट कर दें, उसमें एक आध सेंटेंस काट दें, नेक्स्ट डे एक आध सेंटेंस को एडिट, मज़ीद उसी को जो लास्ट डे आपने काटा था उसको दोबारा से बीच में ऐड कर दें। तो इस तरीके से तब भी आप एडिट करते रहें, इमेजेस चेंज करते रहें, कंटेंट को, डिस्क्रिप्शन को चेंज करें, ज़्यादा टाइटल को चेंज करने की कोशिश ना करें। तो 2 स्टेप्स बोल दिए मैंने। फाइवर पे गिग्स को शेयर किया जाए, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे गिग को शेयर किया जाए, गिग्स के कंटिन्यूसली गिग को एडिट किया जाए, और इसके अलावा टैग्स मैंने बताया था बहुत केयरफुली उनको सेट करने की ज़रूरत है। आपने 5 टैग्स सेट कर दिए, अब आपको कम से कम 2-4-6 दिन, हफ्ता एक देखना चाहिए कि ये टैग्स कितने उम्दा हैं, इनके ज़रिए से इम्प्रेशंस कितने फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। अगर तो बहुत अच्छे और उम्दा इम्प्रेशंस आपको मिल रहे हैं, कुछ आप भी खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ इसके अलावा ऑर्गेनिक तरीके से भी आपको कुछ इम्प्रेशन और क्लिक्स मिल रहे हैं और बहुत अच्छे मिल रहे हैं, फिर तो वो टैग्स आपके उम्दा हैं, अच्छे हैं। और अगर कुछ गड़बड़ आ रही है, टैग्स आपने लगाए हैं, इंप्रेशन आपको अच्छे नहीं मिल रहे, तो आपको अपने टैग्स को रिव्यू करने की ज़रूरत है। मुमकिन है ये टैग्स आपने सही तरीके से सेट नहीं किए, तो दोबारा से बैठें, सोचें, दूसरों से मशवरा करें, खुद थोड़ा सा एनालिसिस करें
کہ یہ جو ٹیگ ہیں جو میں سروس آفر کر رہا ہوں تو یہ ٹیگ ان سے مماثلت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، ایگزیکٹلی ٹیگ میری سروسز کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو کبھی ایک دو ٹیگز کو آپ چینج کر کے دیکھیں، تو ٹیگز کو چینج کر کے دیکھیں اور ہفتے میں گگز کا انالیسز کریں ہر ہفتے کہ دیکھیں ان ٹیگز کے اگینسٹ کس کے امپریشن زیادہ آ رہے ہیں کس کے نہیں آ رہے. جس کے نہیں آ رہے ان کے ٹیگز کو بھی چینج کر کے دیکھیں اور دوسرے ٹیگز کے ذریعے سے نئی اسٹریٹجی لانچ کریں کہ یہ چلیں دیکھتے ہیں کہ ان ٹیگ جو میں نے آج سوچے ہیں یہ ٹیگز نیکسٹ ویک کیا زیادہ آؤٹ پٹ دیتے ہیں. تو اس طرح ٹیگز کو بھی ٹائم ٹو ٹائم چینج کرتے رہنا چاہیے. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی گگز کو یہ دیکھتے رہیں کہ وہ کون سے پیج پہ لائے کر رہی ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ایک پی ایچ پی کور پی ایچ پی کی گگ بنائی، ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس کی گگ بنائی. اب آپ نے گگ بنانے کے بعد اس کے ٹیگز کے اندر بھی ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس یا ویب ڈیزائن یا ویب ڈیولپمنٹ اس طرح کے ٹیگز یوز کیے. تو اب ان ٹیگز کو لے کے جو بھی آپ نے ٹیگز یوز کیے ہیں ان ٹیگز کو لے کے آپ فائبر کے سرچ انجن میں چلے جائیں، فائبر کی جو سرچ بار ہے وہاں چلے جائیں اور ان ٹیگز کو وہاں پہ ان پٹ کریں اور سرچ کے بٹن پہ ہٹ کریں. اب ذرا ڈھونڈیں کہ آپ کی جو گگ ہے اس ٹیگ کے اگینسٹ اس کی ورڈ کے اگینسٹ کون سے پیج پہ جا رہی ہے. اس سے 3-4 فائدے ہوں گے آپ کو. ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایگزیکٹلی پتا چلے گا کہ ابھی میری گگ کون سے پیج پہ ہے اور کتنی محنت کی ضرورت ہے کہ وہ پہلے پیج پہ آ جائے. دوسرا یہ ہے کہ اس طریقے سے بھی آپ کو کچھ ویوز اور کلکس ملیں گے. جب آپ پیج بائی پیج اپنی گگ کو سرچ کرتے ہوئے جائیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ جی میں نے آج گگ بنائی ہے وہ 10ویں پیج پہ کہیں موجود ہے. تو 3-4 دن بعد پھر آپ جو میں سٹیپس بتا رہا ہوں وہ ڈیلی بیسس پہ آپ لے رہے ہیں. 3-4 دن کے بعد دوبارہ اس طرح یہی کام کریں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہوگا کہ 10ویں پیج سے وہ 9ویں پہ آ گئی یا 8ویں پہ آ گئی. تھوڑا سا آپ کو ہمت ملے گی، تھوڑا سا آپ کو ذرا اچھی آؤٹ پٹ نظر آئے تو آدمی تھوڑا سا خوش بھی ہوتا ہے. تو کچھ اندازہ ہوگا کہ یہ گگ موو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، 10ویں پیج کو اس نے چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑ دیا. اگر چھوڑ دیا تو بہت اچھی بات ہے، یہ سلو موشن میں آگے چل رہی ہے. تو اسی طرح چلتے رہنا چاہیے، جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو کرتے رہیں تو آپ کی گگ الٹیمیٹلی کہیں پہلے پیج پہ آ جائے گی. اور اس طریقے سے آپ کو گگز اور گگ کے اوپر ویو کلک اور امپریشنز بھی ملیں گے. تو آپ اپنی گگز کو خود سے سرچ کرتے رہیں کہ وہ ابھی کون سے پیج پہ ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم سرچ کرتے رہیں. اس طریقے سے وہ کبھی نہ کبھی فرسٹ پیج پہ آ جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی چلتا رہے گا کہ میری گگ کس کی ورڈ کے اگینسٹ کہاں پہ ہے. تو مختلف کی ورڈز بدل کے آپ ان کو پہلے پیج پہ لانے کی کوشش کریں اور دیکھتے رہیں. اس سے آپ کو کلکس، ویوز اور امپریشن بھی ملیں گے اور ساتھ میں آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ آپ کی گگ کہاں پہ ہے اور کتنی ایفرٹ مزید ریکوائرڈ ہے. 4 کام ہو گئے جی. 5واں کام کرنے کا یہ ہے کہ آپ میکسیمم ٹائم فائبر پہ آن لائن رہیں. کیسے آن لائن رہ سکتے ہیں؟ جیسے ہی آپ فائبر پہ لاگ ان ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لاگ ان ہوتے ہی فائبر آپ کو آن لائن شو کر دیتا ہے. لیکن لاگ ان ہونے کے بعد اگر آپ لاگ آف کر دیتے ہیں تو امیڈیٹلی آپ کو وہ آف لائن شو نہیں کرتا. اگر آپ لاگ ان ہو چکے ہیں تو وہ آپ کو غالباً کچھ دیر کے لیے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مجھے صحیح طرح اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے وہ آپ کو آن لائن شو کرتا ہے. تو اگر آپ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں تو آپ یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں کہ ایک ٹیب کے اندر فائبر میں لاگ ان ہو جائیں اور اس کو چھوڑ دیں. جب تک آپ کام کر رہے ہیں وہ لاگ ان رہیں آپ، اور جب آپ کمپیوٹر بند کریں گے تو بند کر کے چلے جائیں. اتنی دیر آپ فائبر پہ لاگ ان رہیں گے، آپ آن لائن رہیں گے. اور فائبر اس چیز کو کاؤنٹ کرتا ہے کہ بائر کتنا سنجیدہ ہے، کتنی زیادہ انٹرسٹڈ ہے. اس دوران اگر کوئی کلائنٹ آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ چونکہ آن لائن ہوں گے تو امیڈیٹلی وہ اس کو آپ کو دکھ بھی آن لائن رہے ہوں گے تو مے بی امیڈیٹلی آپ اس کو آنسر کر پائیں. اور اس کا ایک متبادل اور بہت عمدہ متبادل یہ ہے کہ سب کے پاس آلموسٹ اسمارٹ فونز تو ہوتے ہی ہیں. تو آپ لوگ فائبر کی جو موبائل اپلیکیشن ہے وہ اپنے اسمارٹ فون میں وہ انسٹال کر لیں
اور उसमें लॉगिन हो जाएं। और जब आप मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, फेसबुक सोशल मीडिया को देख रहे होते हैं, कॉल आई या कॉल्स को अटेंड कर रहे होते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं कि उस वक्त एक दफ़ा आप टिक कर दें फाइवर एप्लीकेशन को भी, वो एक दफ़ा ओपन होगी और आप थोड़े से अपने बारे में स्टैट्स देख लें कि आप क्या हैं, बस एक आध सेकंड उसको ओपन रखें और फिर उसको क्लोज कर दें और अपने काम में लग जाएं। तो इस तरीके से फाइवर आपको एक दफ़ा ऑनलाइन शो कर देगा और आपकी जो है ना वो एक्टिविटी फाइवर पे काउंट हो जाएगी, और इस तरीके से मुमकिन है कि आप मज़ीद आप और आपकी गिग्स फाइवर पे रैंक होना शुरू हो जाएं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऑनलाइन रहें। तो उसका मैंने एक मुतबादिल भी बता दिया कि आप फाइवर मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें और उसमें लॉगिन रहें। जब आप सोशल मीडिया को दिन में 2, 4, 6 दफ़ा 10 दफ़ा देखते हैं तो साथ में एक दफ़ा उस मोबाइल एप्लीकेशन को भी एक दफ़ा ओपन करें, एक आध सेकंड उसको ओपन करने के बाद उसको बेशक बंद करके फिर अपने काम में लग जाएं। तो इस तरह दिन में आदत बनाएंगे तो आप ज़्यादातर ऑनलाइन शो होंगे फाइवर पे। अच्छा जी, छठा काम ये है, पांचवा या छठा, आप ये कर सकते हैं कि आपका रिस्पांस टाइम जो है ना वो विद इन आवर होना चाहिए। रिस्पांस टाइम क्या होता है ये ज़रा मैं अभी बयान करता हूँ, लेकिन रिस्पांस टाइम जो फाइवर पे होना है वो आप 1 घंटे से अंदर अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको कोई क्यूरी आती है, जैसे ही आपको कोई क्यूरी आएगी किसी गिग के अगेंस्ट, कोई क्लाइंट आपकी गिग को देखता है, वो आपको क्यूरी सेंड करता है कि जनाब मेरा ये काम है, आप अवेलेबल हैं, आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, इस तरह की कोई बात करता है, तो आप 1 घंटे के अंदर अंदर उसको रिप्लाई करें। 1 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई करने से फाइवर में रिस्पांस टाइम विद इन 1 आवर हो जाता है। तो रिस्पांस टाइम 1 आवर जो है ना ये बहुत ही उम्दा कंसिडर किया जाता है। इससे ज़्यादा रिस्पांस टाइम जो कंसिडर आएगा वो फाइवर पे आपकी रैंकिंग को मुतासर कर सकता है, क्लाइंट की क्यूरीज को मुतासर कर सकता है, जिसका रिस्पांस टाइम 10, 12, 15, 16 घंटे या एक दिन तक चला जाए तो मोस्टली क्लाइंट उसको क्यूरी भी नहीं करते। और क्योंकि ये सस्ते में काम करवाने का मैकेनिज्म है, 5, 10, $20 लोग खर्च करने के लिए आए होते हैं, तो वो जल्दी में भी होते हैं। आपको मालूम है कि जितने कम अमाउंट में लोग चीज़ें जो सस्ते में चीज़ें खरीदना चाहते होते हैं वो ज़रा जल्दी में भी होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने रिस्पांस टाइम भी रखा हुआ है। तो आपकी तरीकाकार अब यूँ होना चाहिए कि जो भी क्यूरी आए, जब आप ये स्टेप्स ले रहे हो तो आहिस्ता आहिस्ता क्यूरीज भी आना शुरू हो जाएंगी, तो आपके रिस्पांस टाइम विद इन 1 आवर होना चाहिए। क्यूरी आते ही आप 1 घंटे के अंदर अंदर उसको रिप्लाई कर दें, कुछ ना कुछ रिप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने आपको टेक्निकल रिक्वायरमेंट भेजी है कि मुझे बताएं कि आप ये काम कर लेंगे। अब आपने काम का आपको आइडिया नहीं है, समझ में नहीं आ रहा वो जो उसने लिखा है कि वो है क्या। अगर कुछ समझ में आ गया तो कुछ नहीं आ रहा, तो अब क्या किया जा सकता है कि कैसे हम उसको विद इन 1 आवर रिप्लाई भी कर दें और फिर उसके बाद रिप्लाई भी विद इन 1 आवर हो जाए और बहुत एक्यूरेट भी हो जाए। इसका एक तरीका कार तो सिंपल सा ये है कि जैसे ही क्लाइंट की क्यूरी आई आप इमीडिएटली उसको रिप्लाई करें कि मैं आपको 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर मैं आपको इस पे रिप्लाई करता हूँ। तो फाइवर आपको आपका रिप्लाई काउंट कर लेगा कि आपने विद इन 1 आवर, आपने 10 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर रिप्लाई कर दिया। बेशक क्लाइंट के लिए वो ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन क्लाइंट को एक इन्फॉर्मेशन आ गई कि मैंने एक यूज़र को क्यूरी भेजी थी, उसने आगे से कहा कि मैं अभी ज़रा थोड़ा बिजी हूँ, मैं 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट को देख के आपको डिटेल फीडबैक देता हूँ अभी। तो इस तरीके से आप अपने वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये कोई ज़्यादा अच्छा रिप्लाई नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट एक रिप्लाई हो जाएगा क्लाइंट के लिए। लेकिन क्लाइंट में भी इसको ज़्यादा अच्छा कंसिडर ना करें, लेकिन फाइवर के लिए ये बहुत अच्छा कंसिडर हो जाएगा कि आपने विद इन 1 आवर रिप्लाई कर दिया। क्लाइंट में भी किसी और के वो चूँकि एक दफ़ा मैसेज कर रहा है तो वो 10, 15, 20 लोगों को मैसेज करता है, तो एक कहता है जी मैं 2 घंटे बाद रिप्लाई करता हूँ, 6 घंटे बाद रिप्लाई करता हूँ, और एक कहता है जी अभी रिप्लाई लो। वो उसी वक्त उसको अच्छा और उम्दा रिप्लाई कर देता, तो ऑब्वियसली क्लाइंट उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा और उससे बात करेगा। बेशक थोड़ा सा उसके जहन में होगा कि एक साहब ने और भी मुझे कहा हुआ है कि मैं 6 घंटे बाद रिप्लाई करूंगा, तो मुझे उसका वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है, कभी वो वेट करेगा कभी नहीं वेट करेगा। अगर उसको अच्छी डील मिल रही हो
تو وہ वेट नहीं करेगा। अगर उसका अच्छी डील नहीं मिल रही तो फिर मे भी वो वेट कर ले, लेकिन कोई श्योर नहीं है। तो एक तरीकाकार तो मैंने ये बताया कि आप उसको अपने रिस्पॉन्स टाइम को बेहतर बनाने के लिए आप उसको इमीडिएटली एक सेंटेंस मैसेज कर दें कि जनाब मैं आपको इतनी देर में रिप्लाई करता हूँ। और ये उस सूरत में मुमकिन होगा कि जब आपके पास मोबाइल ऐप इंस्टॉल होगी। जैसे ही मोबाइल ऐप आपने इंस्टॉल की हुई है तो क्लाइंट जैसे ही क्यूरी करेगा विद इन 5 और 10 मिनट्स आपको ना एक पुश नोटिफिकेशन आ जाएगा। वो नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो इमीडिएटली उसको रिप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने वेबसाइट का इंतज़ार करेंगे तो वेबसाइट की सूरत में तो आपको ईमेल नोटिफिकेशन आएगा। ईमेल नोटिफिकेशन कभी आपके जहन में सामने आएगा, कभी नहीं आएगा। फिर आप ईमेल खोलेंगे, उसको पढ़ेंगे, फिर आप लैपटॉप पे आएंगे और फिर लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो अगर मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी तो इमीडिएटली कुछ ना कुछ रिप्लाई किया जा सकता है। मोबाइल पे एक आध मिनट में देखा क्वेश्चन, समझ में आ गया, ठीक है, नहीं समझ में आया तो कुछ ना कुछ एक रफ सा रिप्लाई तो चला जाएगा, एक जनरल सा रिप्लाई जा सकता है। अच्छा, ज़रा मजबूत और स्ट्रॉन्ग रिप्लाई करने का मैकेनिज्म क्या होगा? आपको चीज़ों का पता नहीं है, अब आप कैसे पता लगा सकते हैं? तो चूंकि अब दूसरा तरीकाकार ये है कि आप क्लाइंट को स्ट्रॉन्ग रिप्लाई करें। जो उसने क्यूरी भेजी है उस क्यूरी को समझें, अंडरस्टैंड करें और उसको रिप्लाई करें। तो जाहिर है आप बिज़नेस करने जा रहे हैं तो बिज़नेस के लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। ख़ास तौर पे क्लाइंट की क्यूरी जब आ जाएगी तो अब आपको थोड़ा सा वक्त निकाल के बैठ जाना चाहिए, इमीडिएटली उसको कुछ रिप्लाई करना चाहिए। अब आप ज़रा डिटेल से ज़रा 2-3 दफ़ा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पढ़ें। पहली दफ़ा पढ़ें, आपको समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ें, 3 दफ़ा ज़रूर पढ़ें। 3 दफ़ा पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ला महला आपकी गिग्स को लेके ही उसने क्यूरी की है, तो जिस गिग को लेके की है उसी गिग से रेलिवेंट कुछ होगा। अगर उसने वर्डप्रेस की गिग के अगेंस्ट आपसे क्यूरी की है तो इट मीन्स कि वो वर्डप्रेस की कोई चीज़ है। अगर उसने HTML CSS को लेके कुछ क्यूरी किया है तो वो अतार रहमान साहब थोड़ा सा वेट कर लें, अभी हम QA सेशन की तरफ आ रहे हैं तो फिर आपको रिप्लाई करते हैं। अतार रहमान साहब इसलिए गुजारिश की कि QA सेशन जब होता है उसमें सारी क्यूरीज को आंसर किया जाता है, तो थोड़ा सा वेट कर लें। इंशाल्लाह मैं आपकी क्यूरी को आंसर करूंगा और आपकी हर तरह से हेल्प की जाएगी। आप थोड़ा सा वेट कर लें। अभी ये लेक्चर जैसे ही एंड होगा उसके बाद QA सेशन होगा, तो आप लाइव तशरीफ लाइएगा और अपनी प्रॉब्लम हमें बताइएगा। हम लोगों की लाइव प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं और SNEs और लैब मैनेजर्स भी मौजूद हैं, वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन हर चीज़ का एक मैकेनिज्म है, तो थोड़ा सा वेट कर लें। तकरीबन 10:30 के बाद से QA सेशन स्टार्ट होगा, तो आप उसका पार्ट बनिएगा। इंशाल्लाह आपकी क्यूरी को आंसर किया जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि जो भी क्लाइंट की क्यूरी आएगी वो किसी गिग के अगेंस्ट आएगी। HTML की आपने HTML CSS आपने लैंडिंग पेज और एक फॉर्म या इस तरह की कोई गिग बनाई हुई है और उसके ऊपर क्यूरी आई है, तो लामहला किसी ने कोई चीज़ HTML CSS करवानी है, कोई पेज डिज़ाइन करवाना है, तो वो उसी से रिलेटेड होगा। तो थोड़ा सा अगर आप तवज्जो और ध्यान से उसकी रिक्वायरमेंट को, उसकी क्यूरी को, उसके जो अल्फाज हैं उनको पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा तवज्जो देने से कम 20-30% तो आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ जाएगा अगर आप तवज्जो देंगे। तो थोड़ा सा आप गूगल कर लें, 2-3 दफ़ा पढ़ने के बाद कुछ लफ्ज़ों को पिक करें वहाँ से और उठा के इमीडिएटली उनको गूगल करें। गूगल में डालें जो लफ्ज़ आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ जाए, जो आपको लग रहा है कि ये लफ्ज़ टर्म हो सकती है, कोई ना कोई इस्तिलाह हो सकती है, उसको उठा के गूगल करें और गूगल के आंसर आएंगे, उनको पढ़ें। उधर से भी आपको कुछ ना कुछ 10-20% फ़ायदा हो जाएगा। तो 50% के अगेंस्ट अगर आपको कुछ समझ में आ जाता है तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप क्लाइंट को क्यूरी कर सकें। अगर आप पहली क्लाइंट को रिप्लाई कर सकें, अगर आप इस तरीके की से चलते हैं और
5-7 क्लाइंट्स को रिप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छे तरीके से उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद थोड़ा सा गूगल करते हैं, गूगल करने के बाद आप क्लाइंट को कुछ ना कुछ रिप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ आप इम्प्रूव हो जाएंगे। 5-7 रिप्लाई करने के बाद आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएंगे कि क्लाइंट को रिप्लाई करना कैसे है। शुरू में 2-4 क्यूरीज तो आपसे सही तरीके से रिप्लाई नहीं होगी, लेकिन जो क्यूरी आपने रिप्लाई की अगले दिन सुबह लेक्चर में लेके आ जाइएगा कि ये क्लाइंट ने क्यूरी की थी और ये मैंने उसको रिप्लाई किया, मुझे ये बातें समझ में आ गई और ये बातें समझ में नहीं आई। आप वो क्यूरी मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा, मैं उसको सही आंसर आपको प्रोवाइड करूंगा और आपको कुछ गलती का पता चल जाएगा कि क्या गलत था और क्या सही है। उमैर साहब थोड़ा सा वेट करें क्यूरीज को, ठीक है। ऐसी सूरत में जब आपने एडमंस को अप्रोच करना था तो वहाँ पे उनको क्यूरी करें। चलें, बहरहाल लेक्चर को डिस्टर्ब ना करें, थोड़ा सा मेरे साथ रहें। अगर आप उनको एडमंस को क्यूरी करना चाह रहे हैं तो उनको प्राइवेट मैसेज करें, फेसबुक पे आप उनको मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप आप उनको अपवर्क के व्हाट्सएप के ज़रिए से एंगेज कर सकते हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो हर एक के पास उनके नंबर्स होंगे और फेसबुक में भी वो हर एक के पास अवेलेबल हैं, तो उनको डायरेक्टली करें। इस तरह थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो क्यूरीज है ना, 10 मिनट बाद आपको मौका दिया जाएगा हर तरह की क्यूरी करने का। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि आप कुछ ना कुछ क्लाइंट को रिप्लाई करें, जो क्यूरी आई है, जो आंसर आपने लिया, अगले दिन आप लेक्चर में लेके आ जाएं, हम यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे और इस तरीके से आपको गलती का अंदाज़ा होगा और ये भी पता चलेगा कि क्लाइंट की असल में रिक्वायरमेंट क्या थी। तो 4-5-6 क्यूरीज जब आप इस तरीके से आंसर करेंगे तो फिर आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और 100% क्लाइंट की क्यूरीज को अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाएंगे। तो असल फ्रीलांसिंग में ये सीखने की चीज़ है कि क्लाइंट क्या कह रहा है, क्लाइंट जो कह रहा है वो क्या है, उसको समझना, क्लाइंट की क्यूरी को समझना वो क्या है। और जब आपको क्लाइंट की क्यूरी समझ में आना शुरू हो जाती है तो आप समझ लें कि आपको 25 और 25%, 30 या 40% फ्रीलांसिंग आप समझना शुरू हो गए हैं। फ्रीलांसिंग में पहला स्टेप ये होता है कि आप क्लाइंट क्यूरी को समझ जाएं, क्लाइंट क्या बोल रहा है, क्या बनवाना चाहता है, जो वो बनवाना चाहता है आप उसको अंडरस्टैंड करने लग जाएं। और ये कैसे होगा, ये उसी सूरत में होगा कि क्लाइंट आपको क्यूरी करे, आप उस क्यूरी को समझने की कोशिश करें, उसको रिप्लाई करें और इस तरीके से 5-7 क्यूरीज आंसर करके आदमी क्लाइंट की क्यूरीज को समझने के काबिल हो जाता है कि वो बोल क्या रहा है। तो बोल तो वो इंग्लिश ही रहा होगा, लेकिन बेसिकली वो टर्म्स जो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होती हैं, क्लाइंट जो टेक्निकल चीज़ों को जितना जानता होता है वो जो टर्म्स बोलता है उनको समझना। वो फ्रीक्वेंटली वही टर्म्स हर कोई यूज़ कर रहा होता है, तो 5-6 दफ़ा उन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो 5-6 क्यूरीज को आप रिप्लाई कर लेंगे तो आप आधी फ्रीलांसिंग जान जाएंगे। जब आप क्लाइंट की क्यूरी को समझ जाते हैं तो फिर आपको दो में से एक चीज़ होगी, या तो आप क्लाइंट को मजीद क्वेश्चन करेंगे कि जनाब आपके पोर्शन में से ये जो चीज़ आपने बोली इसको मजीद थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि इसमें क्या क्या आप चाहते हैं, ये चीज़ कैसे होगी या इसका क्या मतलब है। इस तरह की कोई ना कोई क्यूरी समझ में आएगी। कुछ चीज़ें आप समझेंगे कि मजीद क्लाइंट से पूछने की ज़रूरत है, वो मजीद उनको एक्सप्लेन कर दें। तो इस तरीके से आप इमीडिएटली क्लाइंट को एक और क्वेश्चन डाल देंगे और क्लाइंट मोस्टली इस तरह की क्यूरीज को आंसर करने में बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि जब आप उनसे उनके प्रोजेक्ट के बारे में, उनकी वेबसाइट और सॉफ्टवेयर के बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हो तो वो आपको आंसर करेंगे। आप क्लाइंट आपके साथ एंगेज हो रहा है, वो आपसे बात कर रहा है, तो आप क्लाइंट को क्वेश्चन करेंगे कि मुझे बता दें कि आप ये क्या, ये इस लफ्ज़ का, इस लाइन का, ये जो आपने फीचर है अपने वेबसाइट में या सॉफ्टवेयर में ऐड करवाना चाह रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ये इसके ये मतलब हो सकते हैं, इनमें से क्या है। तो इस तरीके से क्लाइंट आपके साथ एंगेज हो जाएगा और इसी तरीके से आप मजीद 100% क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को जान पाएंगे।
तो रिस्पॉन्स टाइम भी आपका बेहतर होगा। और असल में फ्रीलांसिंग समझना यहाँ से स्टार्ट होता है कि क्लाइंट की क्यूरीज को आप अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें और उसको आंसर करना शुरू कर दें। तो ये तभी होगा कि आपकी गिग्स रैंक हो, आपके पास क्यूरीज आना शुरू हो जाएं। क्यूरीज आना शुरू हो जाएं तो शुरू में क्यूरीज समझ में नहीं आएंगी, एक दो क्यूरीज समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आप फिर भी उनको आंसर करेंगे। अगले दिन उनको क्यूए सेशन में लेके आ जाएंगे, हमारे साथ उनको डिस्कस करेंगे, मैं आपको अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन करूँगा। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि क्लाइंट क्या चाहते हैं, कैसे बात करते हैं, और उनकी मोस्टली क्यूरीज क्या होती हैं, क्या क्या वो टर्म्स बोलते हैं, और हमने उनको रिप्लाई किस तरीके से करना होता है। जब आपने गलत रिप्लाई किया होगा तो हम आपको बताएंगे कि ये गलत रिप्लाई है, आपको यूं बात करना चाहिए थी, आप जो समझे हैं वो गलत समझे हैं, ये क्लाइंट कहना चाह रहा था। तो इस तरीके से 3-4 दफ़ा ये प्रैक्टिस करने से हर स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि क्लाइंट्स कम्युनिकेशन कैसे होती है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। तो मैंने बताया कि क्लाइंट को रिप्लाई करने से ये बात निकली थी कि क्लाइंट को विद इन आवर रिप्लाई करना चाहिए। तो मैं इसको ज़रा समराइज़ करता हूँ। क्लाइंट को विद इन आवर आप कैसे रिप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आप बहुत कुछ समझते हैं, आपको क्लाइंट का क्यूरीज सारी समझ में आ गई, तो आप एग्जैक्ट रिप्लाई विद इन आवर उसको कर दें। अगर आपको 40-50% आपको समझ में आया, बाकी समझ में नहीं आ रहा, तो 40-50% जो बाकी रहता है वो आप गूगल कर लें। गूगल करने से भी आपको 10-20% कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। जितना ज़्यादा गूगल करेंगे उतना ज़्यादा गूगल आपको ज़्यादा समझा पाएगा। आस्ता आस्ता आप गूगल को अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाएंगे और आप पूरा का पूरा जो गूगल से पूछना चाह रहे होंगे 100% समझ जाएंगे। तो आपको जो 40-50% बाकी रहता है वो आप गूगल करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको गूगल से एग्जैक्ट आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे और पूरा का पूरा 100% रिक्वायरमेंट समझने के काबिल हो जाएंगे। और फिर भी अगर आप समझ नहीं पाए तो अगले दिन हमारे पास ले आइएगा। और अगर आप समझते हैं कि नहीं मुझे तो ये कुछ भी नहीं समझ में आएगा, आप बिल्कुल हिम्मत हार बैठे हैं, तो तब भी आप बहरहाल हिम्मत हारने वालों का तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, हिम्मत तो कभी नहीं हारनी चाहिए। लेकिन आखिरकार ये जवाब हर कोई दे सकता है कि उसको इमीडिएटली रिप्लाई कर दें कि मैं 2-4-6 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई करता हूँ, ये विद इन आवर इतना एक सेंटेंस लिख लें। तो फिर उसके बाद हमसे कांटेक्ट कर लें, नेक्स्ट डे उसको क्लास में ले आएँ, तो मैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको गाइड कर दूंगा और उसके अकॉर्डिंग आप क्लाइंट को रिप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन मोस्टली ना इस बात को स्टूडेंट ज़रा नेगेटिव वे में लेते हैं, पॉजिटिव वे में नहीं लेते। तो इसलिए मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पूरी की पूरी क्लाइंट की क्यूरी उठा के मुझे सबमिट कर दें। ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग सिचुएशन होती है मेरे लिए। स्टूडेंट्स अब तक मेरा एक्सपीरियंस यूँ रहा है कि स्टूडेंट क्लाइंट की क्यूरी आई नहीं होती, फ़ौरन उधर से कॉपी पेस्ट करते हैं और मुझे मैसेज कर देते हैं और कहते हैं सर ये बताएं कि अब हम इसको क्या रिप्लाई करें। भाई मैंने पहले जो स्टेप्स बोले हैं वो सारे लेने के हैं। मैं अगर आपको एग्जैक्ट रिप्लाई लिखवाता रहूँगा तो एक तो मेरा भी टाइम ज़ाया होगा और आपका ज़्यादा ज़ाया होगा। आप कभी भी कॉन्फिडेंट होकर खुद क्लाइंट से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो पहला स्टेप ये है कि 2-4-6 दफ़ा क्लाइंट की जो क्यूरी है उसको पढ़ें, यकसू होकर पढ़ें। आपको नहीं समझ में आ रही फिर भी उसको पढ़ें। आप गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ करें, एग्जैक्टली क्यूरी डाल के गूगल ट्रांसलेटर में डालें और देखें उर्दू में क्या उसका मतलब आ रहा है। फिर देखें जो टर्म्स हैं उनको उठा के गूगल करें और गूगल करने से कुछ ना कुछ वहाँ से भी आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको समझ जाना चाहिए। फिर उसके बाद अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो एग्जैक्टली जो चीज़ पूछना चाहते हैं वो मुझसे पूछें। क्लाइंट क्यूरी कॉपी पेस्ट ना करें। क्लाइंट क्यूरी में से जो समझ में नहीं आया वो पेस्ट करें। मुझे भी बाकी काफ़ी वो डिस्टर्बेंस होती है कि स्टूडेंट्स बस हैबिट बना लेते हैं, क्लाइंट क्यूरी की आई मुझे सबमिट कर दी और मुझे पिंग करते जा रहे हैं, सर रिप्लाई कर दें, क्लाइंट वेट कर रहा है, रिप्लाई कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने सीखना है तो सीखने का मैकेनिज्म आपको मैंने बताया कि क्लाइंट क्यूरी आए उसको पढ़ें, गूगल करें, समझने की कोशिश करें, कुछ रिप्लाई करें, नेक्स्ट डे क्लास में लेके आएँ। कोई बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ है, आप समझते हैं कि एक आध सेंटेंस अगर ये समझ में आ जाए तो फिर मैं बहुत अच्छा और उम्दा रिप्लाई कर सकता हूँ उसको। तो ऐसी सूरत में आप वो स्पेसिफिक क्यूरी मुझे पास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहरहाल एक मैकेनिज्म ये है कि एक स्टेप ये था कि इमीडिएटली क्लाइंट को अच्छा सा रिप्लाई किया जाए विद इन आवर। मैं चीज़ों को दोबारा समराइज़ करता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की फाइवर को लेके। हमने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपनी गिग्स को शेयर करना चाहिए, नंबर 1। फिर हमें ये गिग्स को बार बार एडिट करना चाहिए। हर गिग को आप दूसरे तीसरे दिन एडिट ज़रूर करें, तीसरे दिन चौथे दिन
ہفتے میں 2 مرتبہ ایڈٹ ہر گگ ہونی چاہیے. تو آپ ڈیلی بیسس پہ ترتیب بنا لیں, 1-2 گگز کے کانٹینٹ کو آپ دیکھیں گے اور دیکھ کے پڑھتے جائیں گے. پڑھتے پڑھتے اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے کہ یہ لفظ نہیں ہونا چاہیے, اس کی جگہ یہ ہونا چاہیے, تو اس کو آپ ایڈٹ کر لیں, اور اس طریقے سے آپ کی گگز میچور ہوں گی. نمبر 3, آپ اپنے ٹیگز کو, جو آپ نے ہر گگ کے اگینسٹ ٹیگز لگائے ہوئے ہیں, ان کو کنٹینیوسلی دیکھیں گے, کنٹینیوسلی ان کے بارے میں دیکھتے رہیں گے کہ یہ ٹیگز اچھے امپریشن, ویوز اور کلکس لا رہے ہیں کہ نہیں لا رہے. اگر نہیں لا رہے تو ٹیگز کو چینج کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. تو آپ ٹیگز کو چینج کریں, اگلے 1 ہفتے کے لیے, 1-1.5 ہفتے کے لیے نئے ٹیگز کو دیکھیں, اور ان ٹیگز کے ذریعے سے یہ دیکھیں کہ ویوز اور امپریشن کتنے امپروو کر رہے ہیں. تو اگر نئے ٹیگ سے زیادہ امپروو کر رہے ہیں تو یہ زیادہ اچھے ہیں, پرانے سے زیادہ امپروو کر رہے تھے تو مزید کچھ کمبینیشن بنائیں. ہاں, ٹیگز کے بارے میں ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی, شاید پہلے بیان نہیں ہو پائی, مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے کہ بیان ہوئی یا نہیں ہوئی. ٹیگز میں نا آپ کمبینیشن بنائیں. کمبینیشن 5 ٹیگز آپ نے لگانے ہیں, تو 5 ٹیگز میں 2 یا 3 چیز کا کمبینیشن بنا لیں. 3 ٹیگز ایک چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہوں, 2 ٹیگز ایک چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہوں. اگر آپ 3 کا کمبینیشن بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر ایسا ہو کہ 2 کا ایک ہو جائے اور ایک الگ ہونا چاہیے. تو فار ایگزامپل آپ ورڈ پریس کو لے کے ایک گگ بنا رہے ہیں, تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ 2 ٹیگز ورڈ پریس کو ٹارگٹ کریں, یا 3 ٹیگ ورڈ پریس کو لے کے ٹارگٹ کریں. تو ورڈ پریس کے 3 ٹیگز لگا دیں, کچھ بھی ہو سکتے ہیں, ورڈ پریس ان کنفیگریشن, ورڈ پریس انسٹالیشن, ورڈ پریس کسٹمائزیشن, ورڈ پریس پلگنز, اور اس طرح کا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو 3 ٹیگ ورڈ پریس کو ٹارگٹ کر رہے ہوں, اور 2 ٹیگز آپ لگا لیں ویب ڈیولپمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہوں, ویب ڈیزائن, ویب ڈیولپمنٹ, اور اس طرح PHP اسکرپٹس, کیونکہ ورڈ پریس بھی PHP ہے نا, تو PHP اسکرپٹس اور اس طرح کی کچھ اور لگا سکتے ہیں. تو 2-3 ٹیگز ایک ایریا کو ڈیفائن کر رہے ہوں, 2-3 ٹیگز ایریا کو ڈیفائن کر رہے ہوں, 2 کا یا 3 کا کمبینیشن بنائے. ہم نے 2 چیزوں کو ٹارگٹ کیا اس صورت میں, ورڈ پریس کو اور ویب ڈیولپمنٹ کو. تو ویب ڈیولپمنٹ یا ویب سائٹس کو یا ویب ڈیزائن کو, تو 2 ٹیگز ایک طرف لگا لیے اور 3 ٹیگ ایک طرف لگا لیے. کبھی آپ 3 چیزوں کا کمبینیشن بنا لیں تو 2 ٹیگز 2 طرف ہو جائیں اور ایک ٹیگ ایک 3 چیز کی الگ سی چیز کو لے کے چلے. فار ایگزامپل ورڈ پریس ہو سکتا ہے, ویب سائٹس ہو سکتی ہیں, ویب ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, ورڈ پریس, ویب ڈیولپمنٹ اور ویب ڈیزائن, یہ 3 الگ الگ ایریاز ہیں. تو تینوں کے لیے آپ 2-3 ٹیگ نکال لیں. تو ٹیگز میں یہ کمبینیشن یوں بنائیں. تو جو سپورٹنگ ٹیگز ہوتے ہیں اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ گگ زیادہ سے زیادہ رینک کر جائے. تو ٹیگز کو آپ نے ذرا انالیسس اس کا کرتے رہنا ہے. پھر اس کے بعد گگز کو رینک کرنے کے لیے گگز کو ایڈٹ کرنا, گگز کو سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا, اور اس کے علاوہ بولا ہم نے رسپانس ٹائم بہتر بنانے کے لیے آپ کنٹینیوسلی اس پہ ود ان آور رپلائی کرنے کی کوشش کریں. زیادہ ٹائم لاگ ان رہیں فائیور میں. تو اگر آپ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں, کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں, تو الگ ٹیب میں اس کو اوپن کر لیں. اگر آپ نہیں کام کر رہے تو موبائل اپلیکیشن موبائل میں انسٹال کر لیں, اور ٹو ٹائم اس کو طے کر لیں کہ 5-6 دفعہ دن میں اس کو اوپن کرنا ہے اور پھر کلوز کر دینا ہے. تو اس طریقے سے آپ اپنے رسپانس ٹائم کو بہتر بنا لیں گے, آپ زیادہ لاگ ان رہیں گے, آپ آن لائن کلائنٹس کو شو ہوں گے. تو فائیور کا انٹرنل میکینزم بھی اور کلائنٹس بھی آپ کو ذرا اچھا کنسیڈر کریں گے. اچھا جی, ایک آخری طریقہ ہے وہ ذرا فیک طریقہ, ریکمینڈڈ نہیں ہے اس کو یوز کرنا, لیکن کبھی تھوڑا سا کہتے ہیں تھوڑی سی کبھی چیٹنگ بھی کرنی پڑ جاتی ہے, لیکن چیٹنگ کی ہیبٹ نہیں بنانی چاہیے. ہمیں اپنی گگ کو رینک کرنا ہے. ہمیں 5-6-7 گگز میں سے کسی ایک گگ پہ ایک دفعہ آرڈر لانا ہے. ایک گگ اگر فرسٹ پیج پہ آ گئی, اس پہ آرڈر آنا شروع ہو گئے, تو فریکوینٹلی دوسری گگز پہ بھی آرڈر آنا شروع ہو جائیں گے. پہلی گگ پہ پہلا آرڈر آنا قدرے ٹرکی ہوتا ہے, پھر آرڈرز کی ذرا ایک چین بن جاتی ہے اگر ہم فوکس ہو کے لگے رہیں گے. جہاں پہ ہم نے اپنا فوکس لوز کیا تو پھر آرڈر لوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ادروائز لوز نہیں ہوتے. تو امپریشن اور کلکس لانے کے لیے, گگ کو فرسٹ پیج پہ رینک کرنے کے لیے فیک طریقہ امپریشن, ویوز اور کلکس کا یہ ہے کہ کچھ انٹرنیٹ سے سافٹ ویئر مل جاتے ہیں, وہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لیے جائیں, اپنے کمپیوٹر پہ انسٹال کر لیے جائیں, اور اپنی گگ کا URL
उनको थमा दिया जाए और उनकी इनपुट फील्ड होती है उसमें वो यूआरएल दे दिया जाए, तो वो सॉफ्टवेयर हैं वो सॉफ्टवेयर फेक किस्म के व्यूज, क्लिक्स और इम्प्रेशन आपकी उस पेज पे या उस गिग पे लाते रहते हैं। तो आप इस तरह के किसी सॉफ्टवेयर से हेल्प ले लीजिएगा और शुरू में 2-3 हफ्ते एक आध हफ्ता इसको ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, ताकि आपकी कोई एक आध गिग रैंक हो जाए और उस पर ऑर्डर आना शुरू हो जाए। ये बात ज़रा समझिएगा कि जब भी आप चीटिंग कर रहे हो तो ये कतन ना समझिएगा कि आप किसी को डॉज कर रहे हैं, आप किसी को धोखा दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे धोखा किसी को दिया नहीं जा सकता। दिया जा सकता है उसके लिए ज़रा जिसको धोखा देना उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। तो इस लेवल में आप किसी को धोखा दे नहीं पा रहे होंगे। जैसे ही आप इस तरह के फेक तरीके यूज़ करेंगे तो फाइवर को और इस तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म को या गूगल को या किसी को भी आप धोखा देना चाहेंगे तो वो बेसिकली वो सॉफ्टवेयर वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो समझ जाती हैं कि ये फेक तरीका इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है, फलां साहिब ने गड़बड़ करना शुरू कर दिया है। होता यूँ है कि वो इमीडिएटली नोटिस नहीं लेते, नोटिस उनके नोटिस में आ जाती है बात, इमीडिएटली वार्निंग इशू नहीं करते। आप जानते हैं कि थोड़ी सी गड़बड़ कोई थोड़े से वक्त के लिए अगर कोई करता है तो उसको इग्नोर किया जाता है। तो ऐसे ये प्लेटफॉर्म्स भी थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। तो आप भी थोड़ी देर के लिए गड़बड़ कीजिएगा, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कीजिएगा। जैसे ही आपके क्लिक्स और व्यूज़ और इंप्रेशन ज़रा बहुत ज़्यादा अप हो जाएं तो फिर इसको इमीडिएटली इसको इस तरीके को छोड़ दीजिएगा। ये वक्ती तरीकाकार होता है अपने क्लिक्स और व्यूज़ और इंप्रेशन को बूम टॉप पे ले जाने के लिए। और जैसे ही वो टॉप पे जाते हैं क्यूरीज आना शुरू हो जाती है क्लाइंट्स की तरफ से, और जैसे ही आना शुरू हो जाए तो इसको डिस्कार्ड कर दें, या जैसे ही पहला ऑर्डर आ जाए डिस्कार्ड इसको कर दें। ये तरीका ना अपनाएं, क्योंकि उनको पता चल चुका होता है लेकिन वो इग्नोर कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि चलो कोई नहीं, थोड़ी बहुत गड़बड़ की गुंजाइश है, अगर ये कंटिन्यूसली करेगा तो फिर इसको वार्निंग इशू करेंगे, इसका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे, इसकी गिग को सस्पेंड कर देंगे, कुछ ना कुछ वो एक्शन ले लेंगे। और बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि जो कंटिन्यूसली फेक तरीके को अपनाते हैं तो उनकी गिग से सस्पेंड हो जाती हैं, उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और फिर वो रोते रहते हैं कि जनाब हमारा अकाउंट रिट्रीव होना चाहिए। तो मैंने बताया कि यहाँ पे ये फेक तरीका तो है लेकिन थोड़े से टाइम के लिए इसको अपनाने में कोई हर्ज नहीं है, उनको भी पता होता है और लेकिन वो कुछ इग्नोर करते हैं। तो जितनी देर वो इग्नोर करते हैं उतनी देर यूज़ कर लें, फिर जल्द अज जल्द मैक्सिमम रिजल्ट अचीव करके इस तरीके को छोड़ दें और फिर ऑर्गेनिक तरीके की तरफ आ जाएं। तो सॉफ्टवेयर वो ज़रा गूगल कर लीजिएगा, आपको गूगल से अच्छे तरीके से पता चल जाएगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अच्छा जी, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने बयान कर दी, शायद एक दो चीज़ें रह गई हैं ऐसा मुझे याद पड़ रहा है। बहरहाल और कोई चीज़ें जहन में आई तो मैं वो आपको बताऊंगा कि वो क्या हैं। अभी तक मेरे जहन में यही चीज़ें हैं, और कोई चीज़ जहन में आई तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी हम क्यूए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आपकी क्यूरीज़ को आंसर करते हैं। अताउर रहमान साहब, मैं ये इनविटेशन लिंक आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ, ये एक ग्रुप में पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। आप भी इनविटेशन लिंक को ले लाइव तशरीफ लाइएगा और जो भी आपकी क्यूरी है वो ज़रा मुझे बताइएगा। आप जैम का कोई इशू आ रहा है तो मुझे बताइएगा। मैंने इसके 2-3 पॉसिबल आंसर्स बताए थे। मैंने पहले कहा था कि सबसे पहले आप एसएनई से कांटेक्ट करें, वो आपके लैपटॉप पे आपकी मशीन पे उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे। तो यकीनन आपने कर लिया होगा उनसे कांटेक्ट, अगर नहीं किया तो आप उनसे भी कर सकते हैं। आज अगर आप यहाँ हमारे साथ लाइव आ जाते हैं तो मैं आपके इशू को देख के कुछ ना कुछ आपको सजेस्ट कर पाऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स को वो इशू आ रहा था नेटवर्क का, बहरहाल इसलिए मैंने कुछ मज़ीद पढ़ाना था लेकिन वो मैंने नहीं पढ़ाया। मैंने इसी में ही इसी को थोड़ा सा लेंथी कर दिया और आज हम फाइवर को ही पढ़ पाए। तो मैंने गिग भी क्रिएट पोस्ट भी क्रिएट कर दिया और कमेंट्स में भी ये डाल दिए हैं इनविटेशन लिंक। आप ज्वाइन करें और अपनी क्यूरीज को सबमिट करें।
میں امید کرتا ہوں کہ عطاء الرحمان صاحب ضرور تشریف لائیں گے اور اپنی اسکرین بتائیں گے دکھا کے شیئر کر کے کہ ان کو کیا ایشو آ رہا ہے. جی عاصم نے ہمیں جوائن کیا ہے, نازش نے. السلام جی عاصم علیکم سر. صاحب, وعلیکم السلام. سر اسکرین شیئر ہو گئی ہے؟ آپ کی اسکرین شیئر ہے. سر سب سے پہلے تو میں نے وہ آن لائن اسٹور ایک بنایا تھا, وہ کل دکھا نہیں پایا, زیپ کا کوئی ایشو تھا, تو چلیں پہلے وہ دکھائیں. میں دکھا. سر یہ ایک اسٹور بنایا, اس کے اندر یہ ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں. یہ اگر میں سی آؤٹ پروڈکٹ, تو یہ چلیں جی, شاپ اچھی ہوگی. بات ہے. یہ آپ نے کس کو لے کے بنایا؟ سر یہ ورڈ پریس پہ بنایا. ورڈ پریس اور وو کامرس. یس. اچھا جی, ایک منٹ ذرا رکیے گا عاصم صاحب, میں ایک جی ہوم سر. ورک سب کو دے لوں. لوگ کیو اے سیشن میں کچھ بھاگ جاتے ہیں, تو ہوم ورک سن لیجیے گا جی آج کا. آج آپ گگس کو اپنی جو میں نے بتائی ہیں, جو سٹیپس بتائے ہیں, یہ تو سب لوگ ڈیلی بیسس پہ یہ تو لیں گے, یہ ڈیلی کا کام ہوگا. اور آج کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ اوپن کارڈ انسٹال کریں گے. جیسے آپ نے ورڈ پریس انسٹال کیا تھا نا, ویسے ہی آپ نے اوپن کارڈ انسٹال کرنا ہے. اوپن کارڈ کے اسپیلنگ میں آپ کو ذرا کامنٹس میں ڈال دیتا ہوں. اوپن کارڈ آپ نے انسٹال کرنا ہے سب لوگوں نے. کیسے انسٹال ہوگا ذرا گوگل سے ہیلپ لے لیجیے گا. اگر آپ کو کوئی پرابلم آئے گی تو کل میں لائیو اس کو ادھر ہی ہم انسٹال کر لیں گے, لیکن آج آپ سب لوگ کوشش کیجیے گا, کچھ مشکل نہیں ہے. گوگل سے تھوڑی سی ہیلپ لیجیے گا, اوپن کارڈ ایزیلی ورڈ پریس کی طرح آپ کو مل جائے گا. جو سٹیپس ورڈ پریس میں تھے وہی سیم سٹیپ اوپن کارڈ کو انسٹال کرنے میں ہے. تو اوپن کارڈ بھی ایک سولوشن ہے, ای کامرس سولوشن ہے, ڈفرینٹ ہے, لیکن بہرحال ہے. آپ کو اس کی بھی ہاؤ نو ہونی چاہیے. تو آج سب لوگ اوپن کارڈ ضرور انسٹال کیجیے گا. کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے, 2-4 منٹ کی یہ پریکٹس ہے. البتہ ایک سٹیپ اس میں ذرا ٹرکی ہے, تو انشاءاللہ وہ اگر آپ سب لوگ کر پائے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کر پائے تو میں انشاءاللہ لائیو سیشن میں کل لیکچر کے دوران وہ آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کیسے ہوگا. البتہ مشکل نہیں ہے, ایک چھوٹا سا سٹیپ ہے. وہ ایک فائل کو ایڈٹ کرنا ہوتا ہے, وہ بتا بھی رہا ہوتا ہے کلیئرلی کہ کیسے اس کو ایڈٹ کرنا ہے. تو اب کر پائے تو بہت اچھی بات ہے, ادروائز ہم صبح اس کو کریں گے, لیکن کوشش سب لوگ کریں گے کر کے آئیں. جی جی حسن صاحب. اس کے بعد سر یہ سیل میں بھی یہ پروڈکٹ لگائی ہوئی ہے میں نے, اس کے بعد یہ اس کو مارک کر دیا کہ یہ آؤٹ آف اسٹاک ہے. اس طرح صحیح. اس پروڈکٹ کے اندر گیلری ایڈ کی ہے سر, ڈفرینٹ امیجز ہیں. تو اس طرح یہ سر جو ہے نا ملٹیپل پروڈکٹ, کچھ پروڈکٹس پہ ریسٹرکشنز لگائی ہیں کہ ایک آرڈر میں جسٹ ایک پروڈکٹ آپ جو ہے نا بائی کر سکتے ہیں. جی آپ نے تو اس کے ایکسپلور کیا یا کوئی ٹیوٹوریل سے ہیلپ لیا آپ نے؟ ٹیوٹوریل سے بھی ہیلپ لی اور خود بھی ایکسپلور کیا سر. چلیں جی, باقی اس اسٹوڈنٹس کے بھی بعد ذرا چیزوں کو دیکھ لیں کہ انہوں نے کیسے اس کو ایکسپلور کیا. دیکھیں میں چیزوں کا نام بتاؤں گا آگے, جیسے یہ آصم صاحب نے ان کو مزید ایکسپلور کیا اور سمجھا کہ یہ چیزیں کیسے ورک کرتی ہیں, تو یہ آپ کے ذمہ ہوگا کہ پھر ان چیزوں کو سمجھیں. کلائنٹ جب آئے گا تو جس نے ایکسپلور کیا ہوگا چیزوں کو وہ اچھے طریقے سے اس کو رپلائی کر پائے گا. جس نے ایکسپلور نہیں کیا ہوگا وہ ہمیں ڈھونڈتا پھرے گا کہ کیسے میں سر سے کیوری کروں اور پھر سارے آنسر وہاں سے لے لوں. تو بہت اچھی پریکٹس انہوں نے عاصم صاحب نے کیا, باقی اسٹوڈنٹس بھی اس کو نوٹ کر لیں. جی کچھ فائبر کا بھی دکھانا تھا, یہ کچھ امپریشن اور کلکس آئے ہیں میرے گیگس پہ. تو ایک نا سر صبح 3-4 بجے ایک کلائنٹ کا رپلائی آیا تھا, ابھی ویسے وہ آن لائن ہو گیا. تو سر اس کو میں نے ابھی رپلائی کیا ہے. تو اس کو نا اس کو کوئی بگز آ رہے تھے ویب سائٹ میں نا, تو اس کے لیے کیا آ میں نے رہے اس تھے؟ کو ریکویسٹ بائی ریکویسٹ تھی, اس کو بگ تھے اس کی ویب سائٹ پہ نا, آن لائن اسٹور تھا. یہ سر اس کی ویب سائٹ ہے, یہ آن لائن اسٹور ہے یہ بھی. صحیح. تو کہہ رہا تھا کہ کوئی ایشوز آ رہے ہیں ان کو ریزالو کرنا ہے. تو میں نے کہا چلے, میں نے صحیح. اس کو آفر بھیجی. اس کے بعد ابھی اس کا رپلائی آیا تھا صبح 4 بجے.
उसके बाद अभी मैंने लेक्चर से पहले उसको रिप्लाई किया, अभी देखें अगर उसका रिप्लाई आता है तो। चलें, अच्छी बात है जी। ये देखें, एक लास्ट चीज़ मैं भूल गया, इन्होंने याद करवा दी तो मुझे याद आ गया, बायर रिक्वेस्ट सेंड करना। ये बहुत अहम और स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म होता है। तो बहरहाल इसको भी नोट कीजिएगा, कल मैं दोबारा लेक्चर के दौरान इसको ज़रा याद करवा दूंगा कि बायर रिक्वेस्ट सेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके ज़रिए से भी आपकी गिग्स भी और रैंक होती हैं और क्लाइंट्स आपकी तरफ मुतवज्जे भी होते हैं। बहुत अच्छा, आपको बायर रिक्वेस्ट से ये फ़ायदा हुआ कि क्लाइंट आपकी तरफ मुतवज्जे हुआ, बहुत अच्छी बात है। सर एक क्वेश्चन मेरा ये था कि वो कह रहा है कि वेबसाइट पे कोई बग्स है, तो सर उनको कैसे, मतलब सबसे पहले तो ये है कि बग ढूंढते कैसे हैं और उसके बाद उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा इसके बारे देखिए, में। पहली बात तो ये है कि वो आपको बताएगा बग्स हैं क्या। जी सही है जी, आप उससे पूछेंगे कि बग्स की लिस्ट मुझे दे दो, क्या क्या बग्स हैं, ताकि मैं उस हिसाब से पैसे कोड कर सकूं। ठीक। जितने बग्स होंगे आप देखेंगे, पहले उन बग्स को देखेंगे, फिर उसमें देखता है आदमी कि इसमें टाइम कितना लगेगा, तो फिर उसके हिसाब से पैसे होते हैं। तो जब कोई क्लाइंट कह रहा है कि मेरे वेबसाइट में बग्स आ रहे हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कोई एरर्स आ रहे हैं, तो आप उससे बताएंगे जनाब बताएं कि बग्स क्या हैं, क्या एरर्स आपको फील हो रहे हैं। तो वो एरर्स की लिस्ट आपको देगा, वो आपको बताएगा। कभी वो दिखा देगा, कभी बताएगा। बहरहाल आप रिकमेंडेड ये है कि आपसे करेंगे डॉक्यूमेंट करके बताए। तो डॉक्यूमेंट में वो कभी स्क्रीनशॉट डालेगा, कभी उसको टेक्स्ट के जरिए से एक्सप्लेन करेगा। फिर आप लाइव साइट का यूआरएल ले लेंगे और आप उनको वेरीफाई करेंगे, देखेंगे कि ये बग्स किस नौइयत के हैं। मोस्टली वो डॉक्यूमेंट देख के ही अंदाजा हो जाता है किस नौइयत के हैं और कितना टाइम इसमें लगेगा, और उस हिसाब से फिर उसको बता दिया जाता है कि इतना टाइम लगेगा और इतने पैसे चार्ज करूँगा। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि सर ये देखें एक वेबसाइट है ना, इसको मैंने अगर कोई इसकी खूबसूरती में अगर इजाफा लेके आना, तो मैं सिंपल से इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके CSS ऐड कर दूंगा और वो इसको एडिट कर देगी, और वो CSS में उधर कॉपी पेस्ट कर दूंगा अपनी फाइल में। सही सर सही। फर्क करें, अगर मैंने यहाँ पे कोई HTML ऐड करनी है, से इधर लेफ्ट साइड में मैंने एक बॉक्स बनाना है, उसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखना है, तो सर उसके लिए मुझे मतलब वर्डप्रेस पे तो कहीं से भी मुझे उसकी HTML फाइल नहीं मिल रही ना, जहाँ पे जाके उसकी मैं एडिटिंग कर हाँ सकूं। बिल्कुल, ये ना असल में हम कुछ अरसे के बाद इसको पढ़ने वाले हैं। पहले थोड़ा सा PHP में अच्छा स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो जाए, तो फिर हम वर्डप्रेस को कस्टमाइज करने जाएंगे। तो फिर आपको बताएंगे कि वर्डप्रेस की फाइल सिस्टम क्या होता है, डायरेक्टरी और स्ट्रक्चर क्या होता है, कहाँ कहाँ पे फाइल्स पड़ी होती हैं, किस फाइल में आप क्या चेंजेस करें तो क्या इफेक्ट्स आएंगे। तो ये तो अभी हम ना 1 महीने के बाद या 15-20 दिन के बाद हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप अभी से इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो चूंकि अगर आप वो कॉमर्स देख रहे हैं तो वो कॉमर्स कस्टमाइजेशन आप देखें या प्लग इन डेवलपमेंट देखें। प्लग इन डेवलपमेंट का कोई ट्यूटोरियल यूट्यूब से देख लें और उधर वो सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे, तो आप उसी को फॉलो करें। मोस्टली होता यूँ है कि वर्डप्रेस में WP कंटेंट का फोल्डर होता है, WP कंटेंट के फोल्डर के अंदर प्लगइन्स का फोल्डर होता है, प्लगइन के फोल्डर के अंदर जाके देखेंगे तो वो कॉमर्स का फोल्डर मिलेगा और वो कॉमर्स की जितनी भी फाइल्स होंगी वहाँ पे पड़ी होंगी। फिर उसमें भी एक स्ट्रक्चर होता है खास तरह का कि कौन सी फाइल कौन से पेज को टारगेट कर रही होती है। बहरहाल वो जब टाइम आएगा तो हम ज़रा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैंने बताया था आप गूगल यूट्यूब से कोई ट्यूटोरियल देख लें जो प्लग इन डेवलपमेंट का हो या वो कॉमर्स कस्टमाइजेशन का हो। प्लग इन डेवलपमेंट का भी ट्यूटोरियल देखेंगे तो तब भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सही। लेकिन चूंकि वर्डप्रेस को कस्टमाइज करने के लिए ना PHP आना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हमने उसको ज़रा तरतीब में यूँ रखा है कि शुरू में वर्डप्रेस इंस्टॉल करवा देते हैं, लेकिन फिर उसकी कस्टमाइजेशन आखिर में करवाते हैं। इंस्टॉल इसलिए करवा देते हैं कि अगर आपको लगे कि बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्दी 2-3 मिनट में एक वेबसाइट तैयार हो सकती है और इसको बेच के पैसे कमाए जा सकते हैं, तो इसलिए करवा देते हैं। लेकिन कस्टमाइजेशन ज़रा एंड में पड़ते हैं क्योंकि PHP आना ज़रूरी है उसमें। ठीक हो बाकी सर PHP मतलब जितनी आपने पढ़ाई है उतनी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ गई है जी, अगर कोई मसला हुआ तो ज़रूर आपसे कांटेक्ट करूँगा। शुक्रिया आसिम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी नाजिश। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मेरी फाइवर पे मैंने गिग्स बनाई थी 6। तब जब आपने कहा था तो मैंने आपको बताया था कि मेरी 6 गिग्स हैं, लेकिन मैंने वो नोट नहीं किया, वो मेरी ड्राफ्ट्स में थी, एक्टिव गिग्स सही नहीं थी। सर सही। उसको मैं पब्लिश करती हूँ, वो पब्लिश नहीं होती। यहाँ ये एक गिग वहीं से मैंने एडिट में करके और यहाँ पब्लिश गिग तक पहुंची हूँ। तो पब्लिश गिग जब करती हूँ तो वो वापस मुझे ओवरव्यू वाले पेज पर ले जाता है।
ये यहाँ आ जाता है वापस, ये एक्टिव करता ही नहीं है। ये नीचे एरर क्या आ रहा है, जरा नीचे देखें एरर क्या आ रहा है। सर ये पहले भी था ये स्टार्ट क्या में। एरर नीचे येलो में नजर आ रहा है, Some, येलो एरिया। जी, ये क्या लिखा हुआ है? some categories require that sellers verify their skills. सम कैटेगरीज रिक्वायर्ड। That sellers verify their skills. ऊपर देखें कैटेगरीज क्या है, आपने कैटेगरीज क्या चूज की हुई है जरा। आपने यहाँ पे क्या लिखा, प्रोग्रामिंग एंड Sir, टेक, और उसके program, बाद वेब प्रोग्राम, web programming. और नीचे से आपने कन्वर्ट पीएसडी। ये पीएसडी को छोड़ दें, पीएसडी ना इसमें इधर से चूज करें आप, Yes sir. यहाँ से कुछ और चूज करें। यहाँ पे और क्या आ रहा है, वर्डप्रेस या इससे रिलेटेड कोई चीज, एचटीएमएल सीएसएस या कुछ इस तरह की चीज आ रही है? Customize website, web application, bug fixes, email हाँ templates. बस इनमें से कुछ एक देख लें, वेब कस्टमाइज वेबसाइट और Customize, वेब एप्लीकेशन या कस्टमाइज वेबसाइट, ये custom किससे website रिलेटेड है? करें। आपने क्या टाइटल PSP क्या से दिया हुआ है, एसईओ आपने टाइटल क्या दिया हुआ, कन्वर्ट पीएसडी टू PSP to एचटीएमएल5 थी, जस्ट 73 आवर्स। अच्छा, आपने पीएसडी को लेके काम किया है? जी। अच्छा, फिर तो ठीक थी, आपने वही लगाई हुई, क्योंकि आपने शुरू में लिखा हुआ पीएसडी टू एचटीएमएल। Yes sir. फिर आपको वही रहनी चाहिए, क्योंकि आप पीएसडी टू सर ये एचटीएमएल मेरी टाइटल ही सारी है। गिग्स के साथ हो रहा है, सिर्फ इस गिग के साथ नहीं। जितनी भी गिग्स मैं करती हूँ वो सब मुझे यहीं पर ले आती हैं, पब्लिश करती ही नहीं है। आप अपने प्रोफाइल में जाइएगा, जरा स्किल सेट दिखाइएगा, स्किल सेट आपने क्या ऐड की हुई है। ऐसे ऐसा होता नहीं है, दूसरे पेज पे ओपन कीजिएगा। चलें, खैर आपने इसी में कर दिया। सर ये हैं स्किल्स। स्किल्स में क्या है, वेब डेवलपमेंट, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल5, सीएसएस, वेब डेवलपमेंट, पीएचपी, जेक्वेरी। इसमें वो भी पीएचडी टू एचटीएमएल, ये इस तरह की स्किल भी लिखें जरा, शायद इससे कुछ हेल्प मिले आपको। ऐसी तो कोई नहीं है यहाँ पे। और तो कोई और फोटोशॉप मैं डाल आपको दें, दिखा देती हूँ, उसमें है। फोटोशॉप ठीक चलें है। ठीक है, कोई और दिखाएं, फोटोशॉप लिखें थोड़ा सा। ये सारी ड्रॉप। अच्छा, सर यहाँ पर है जैसे ये HTML5 CSS, यहाँ तो मैंने स्किल्स ऐड की हुई हैं HTML5 और CSS3 वाली, चलें ये करें। बट ये भी नहीं होता, एडिट गिग में जाकर पब्लिश नहीं होती। नहीं, ऐसा छोड़ें, इधर से ना जाए, आप गिग्स में जाएं, जरा गिग एडिट ना करें, आप इधर से गिग्स के एरिया में जाएं। ये गिग्स यहाँ पे लिखें, सॉरी ऊपर जाएं, टॉप पे जाएं, और ऊपर जी। और ऊपर, यहाँ पे ऊपर मेन्यू में गिग्स आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें। तो ये है जी, अब आप ड्राफ्ट्स में जाएं। ये देखें, 1 मिनट, ठीक है, चलें, वो तो कुछ और लिखा हुआ है, ड्राफ्ट्स में जाएं। अब सर ड्राफ्ट्स चली लिखा गई, हुआ है यहाँ टॉप पे पे, कुछ वो नहीं हो रहा। ये ड्राफ्ट्स पे क्लिक किया आगे जी, चलें। अब जरा Yes, sir. जो बिल्कुल राइट कॉर्नर में आपको लगा हुआ है एक ड्रॉप डाउन, उसको क्लिक करें, राइट कॉर्नर, राइट तरफ, राइट, Last 30 days. हाँ, इधर नीचे नीचे आए, बिल्कुल सेम नीचे, ये इसको क्लिक करें, किसी एक को क्लिक करें। Yes, sir. यहाँ से एडिट होगा। अच्छा, यहाँ से सीधा पब्लिश करने का तरीका कार नहीं है। अच्छा, क्रिएट न्यू गिग, एक दफ़ा ऊपर जाइएगा जरा, थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, कहीं पे पब्लिश आ रहा है गिग का, एक्सेप्ट कस्टम ऑर्डर, ठीक है। चलें नीचे आए, अब इसको एडिट करें, इधर से एडिट करें। बहरहाल ये मैं समझ रहा था इधर से कोई डायरेक्ट तरीका होगा पब्लिश करने का, लेकिन नहीं है। अब एडिट करें, चलो कोशिश करते हैं कि दोबारा इसको, चले आए, नीचे आए और नेक्स्ट करती जाएं। पब्लिश वाले, सीधी पब्लिश वाले टैग पे चली जाएं। सर वो मैं ऊपर से कर देती हूँ।
ادھر سے آپ ادھر لاسٹ جو پبلش یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا اسی سے پہلے تھوڑا سا یہاں پہ اچھا جائیں, ٹھیک ہے سر. وہاں پبلش پہ جائیں, لاسٹ والا کھل جائے گا اور ادھر سے ہی اب اس کو پبلش کرنے کی کوشش کریں. چلیں جی اچھی بات ہے, کچھ لوگوں کو موسم کی خرابی کی وجہ سے انٹرنیٹ سے ہی نہیں آ رہا. سر یہ یو آلموسٹ جی چلیں کریں نیکسٹ پہ. فون نمبر ویریفائی کرنا سر وہ کہہ رہے ہیں. چلیں کریں پھر فون نمبر ویریفائی کر لیں. سر کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اچھا زیرو نہیں کیا آئے گا. مطلب؟ اوکے جی سر یہ آپشن یہ پہلے بھی دے رہا تھا, یہ میں نے کیا تھا ویریفائی بٹ پھر بھی نہیں ہوا تھا. چلیں بہرحال اسی طریقے سے ہوگا کچھ نہ کچھ. پھر آپ لاسٹ آپشن یہ رہ جاتی ہے کہ پھر نا آپ یہ جو گیگ ایک بنی ہوئی ہے نا اس گیگ کے کانٹینٹ کو سیو کریں اور اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور اسی طرح کی ایک نئی گیگ بنا رہے ہیں اسی کو کانٹینٹ کو کاپی پیسٹ کر کے دیکھیں, پھر امید ہے بن جائے گی. اگر پھر بھی نہیں بنتی تو پھر دیکھ بتائیے گا, ذرا انشاءاللہ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی اور ترتیب سوچیں گے. یہ سمجھ آ گئی بات؟ جی میں آپ لوگوں کا ویٹ کر رہا ہوں. کوئی کیوری ہے آپ کے پاس تو آپ کر سکتے ہیں. عطاء الرحمان صاحب لائیو نہیں تشریف لائے اپنی کیوری کو رپلائی لینے کے لیے. ان سے گزارش ہے کہ پھر ایس این ای سے کانٹیکٹ کریں, لیب مینیجر سے کانٹیکٹ کریں, وہ آپ کو ہیلپ کریں گے, یا آپ میرے پاس لائیو آئیں تو میں آپ کو ہیلپ کروں گا. میں بھی آپ کا انٹرنیٹ خراب ہو تو کل آ جائیے گا, پرسوں آ جائیے گا. ویسے ہم 1-1.5 ہفتے سے یہ پریکٹس کر رہے ہیں. زیب آپ کے پاس اگر نہیں چل رہا تھا تو امیجیٹلی بتائیں. میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ جن لوگوں کے پاس کوئی ایشو ہے تو وہ ایشو ڈیلی کا ڈیلی بتائیں. 2 ہفتے بعد ایک ایشو جو 2 ہفتے پرانا ہے اس کو آپ ڈسکس کریں گے تو آپ بہت ساری چیزوں کو مس کر جائیں گے. تو اس لیے آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی پرابلم ہے تو دیر نہ کریں اس کو کامنٹ کرنے میں, اور لائیو تشریف لائیں اور آ کے بتائیں میرے پاس یہ پرابلم آ رہی ہے. تو آپ بتائیں گے تو آپ اپنے ذمے سے بری ہو جائیں گے. آپ بتائیں گے نہیں تو آپ نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا. آپ بتائیں گے تو پھر ہمارے طرف بال آئے گی, پھر ہم اس کو آنسر کریں گے. ہمارا کام ہوگا کہ ہم اس کو آنسر کریں, ہم آپ کی پرابلم کو سولو کریں. لیکن اگر آپ بتائیں گے نہیں تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. چلیں یہ بھی اچھی بات ہے, عطاء الرحمان صاحب نے اتنے لیٹ ہی بتایا لیکن بتایا تو صحیح. لیکن اب آپ لائیو آئیں پھر آپ کو سلوشن انشاءاللہ ملے گا. جی گلشن گلشن میں آپ کو وعلیکم السلام. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے نا وہ سبمٹ کر دیا تھا جو گوگل فارم آیا تھا, اس پہ اپنے لنک صحیح, ایڈ کر کے شکریہ. پروفائلز لنک ایڈ کر کے سر میں نے کر دی تھی. سر میں فائبر کا دکھانا چاہ رہی ہوں آپ کو. چلیں جی دکھا دیں, اسکرین شیئر کیجیے گا.
सर मुझे गिग्स नहीं बनानी आ रही, मैं अपना फाइवर का दिखाना चाह रही हूँ, स्क्रीन शेयर करना चाह रही हूँ। चलें करें, स्क्रीन शेयर करें। गिग्स आपने बनानी चाहिए थी ना, आपको गिग्स भी बनानी चाहिए थी। गिग्स बनाने में कोई इशू आ रहा है आपको? आपकी स्क्रीन अभी तक शेयर नहीं हुई मेरे साथ। सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। स्क्रीन शेयर करने के लिए ना, ये आप स्ट्रीम यार्ड वाले पोर्शन में आए, सबसे नीचे आपको एक छोटी सी बार नजर आ रही होगी जहाँ पे माइक नजर आएगा, स्टॉप कैम नजर आएगा, कैम एंड माइक नजर आएगा, उसके दरमियान में इतना इशू है। बस वहाँ पे एक इशू स्क्रीन शेयरिंग का एक ऑप्शन नज़र आ रही है। अगर आप मेरी स्क्रीन को देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे ये आती है। मेरी स्क्रीन को देखिएगा, लाइव लेक्चर को, ये नीचे सबसे नीचे पोर्शन में मेरा कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा, सबसे नीचे ये स्टॉप स्क्रीन जहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पास, शेयर स्क्रीन आ रहा होगा इसकी जगह, ये आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है, मुझे नज़र आ रहा है। सर वो मुझे पता है शेयर करनी आती है, बट इधर नेट इशू है इस वजह से भी। हाँ शायद नेट के इशू की वजह से ऐसा हो सकता है। सर ये देखें गिग्स किस तरह से सर बनानी है। अच्छा, आपको गिग्स बनानी नहीं आ रही? क्रिएट सा न्यू गिग में जाके सर किस तरह से गिग्स क्रिएट करनी है, मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें। जी सर। देखिए गिग्स बनाने के लिए वैसे मैंने तो मेरा वो लेक्चर भी मिस हो गया था ना, वो वीडियोस नहीं शो होती थी, तो इस वजह से भी मैंने लेक्चर बाद में सुना है, पर ये सही से फिर आप यूँ करें कि वहाँ पे क्रिएट गिग का एक ऑप्शन आ रही होती है, क्रिएट गिग पे आप लिखें और गिग्स क्रिएट करना शुरू कर दें। स्टेप बाई स्टेप वो चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। जी बिल्कुल, इसको क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा लिखें, यूट्यूब पे चले जाएं, छोटी सी वीडियो देख लें गिग कैसे क्रिएट करेंगे, वो स्टेप बाई स्टेप एक गिग क्रिएट करके आपको सारी की सारी चीज़ें बताएंगे। तो इस तरीके से एक आध गिग थोड़ी सी हेल्प लेके कर लें, एक रफ सी गिग आप खुद क्रिएट करने की कोशिश करें, यूट्यूब से थोड़ी सी हेल्प ले लें। फिर उसके बाद मज़ीद कुछ हेल्प चाहिए होगी तो फिर मैं आपको वो दे दूंगा हेल्प। फिर यहाँ पे अभी आपकी कोई कोलीग कोई ऐसी नहीं है जो करीब में हो, जो ई रोजगार आपके साथ ज्वाइन किया हो, उनसे आप थोड़ा सा रब्ता कर लें? नहीं सर, कोई भी नहीं। चलें कोई बात नहीं, फिर यूट्यूब से हेल्प लीजिएगा। जैसी भी रफ सी बने ना, रफ सी भी बन जाए तो कोई मजायका नहीं है, और फिर इंशाल्लाह आप दिखाइएगा मुझे तो मैं देख लूँगा आपको, और कोई चेंजेस हुई तो मैं कर दूँगा इंशाल्लाह। ठीक सर, ठीक सर। और सर चीज़ों को ओवरफ्लो किस तरह करना है? इनपुट में मैं ना गूगल का पेज क्रिएट किया था ना सर, उसके अंदर वो माइक और सर्च का बटन उसके अंदर नहीं लग रहा इमेज ना। अच्छा, सर मैंने काफ़ी कोशिश की है, वो ओवरराइट नहीं हो रहा हूँ इसे। वो मैंने बताया था विड्थ और हाइट डिफाइन करें ना, उसकी एक अलग से माइक का आइकन लगाएं और उसकी हाइट और विड्थ डिफाइन कर लें, और उसका मार्जिन दें, मार्जिन के जरिए से अप डाउन उसको किया जा सकता है। मैंने एक दिन लाइव लेक्चर में करके दिखाया था। जी सर, मैंने विड्थ और हाइट का किया है सर, बट वो इमेज ना इनपुट के बाहर लग गए हैं। मैं आपको आप जरा दिखाएंगे, स्क्रीन शेयर करेंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो होगा। अताउर रहमान साहब कह रहे हैं कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अताउर रहमान साहब, जो मैंने लिंक दिया है ना आपको, पहले उस लिंक को आप हिट करें, उसके ज़रिए से आप मुझे ज्वाइन करेंगे, मेरे पास आपकी रिक्वेस्ट आएगी, यहाँ पे नीचे बॉटम में शो होगी। तो जो फेसबुक में वो जो लिंक पड़ा हुआ है वो लिंक पहले आप शेयर करें, और उस शेयर्ड लिंक को आप हिट करें तो फिर आप मुझे ज्वाइन कर पाएंगे, फिर आपकी स्क्रीन भी शेयर होगी। अभी स्क्रीन शेयर करने की कोशिश ना करें, पहले आप मुझे ज्वाइन करें। और वो ज्वाइन करने का तरीका ये है कि फेसबुक में मैंने पोस्ट शेयर की है टॉप पे क्यूए सेशन के लिए, वो उधर एक लिंक पड़ा हुआ, उस लिंक को हिट करें, या इधर ही मैंने कमेंट्स में भी मैंने वो लिंक शेयर किया, उस लिंक को हिट करेंगे तो फिर आप मुझे ज्वाइन कर पाएंगे, और फिर आपकी स्क्रीन शेयर होगी तो आपको अंदाज़ा होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रही तो आप
लैब मैनेजर से कांटेक्ट कीजिएगा। जी गुलशन, मैं आपको सुन रहा हूँ, आपकी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही। आप स्क्रीन शेयर करें और मुझे दिखाएं कि क्या है इशू आपका। मैं आपको अभी कोड बता देता हूँ कि वो कैसे होगा। सर स्क्रीन शेयर हो गई है? नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं है। जी अब आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है। सर ये जो स्क्रीन शेयर हुई है ना, ये देखिए, ये माइस और ये सर्च का बटन। एक मिनट, अभी ये ज़रा लोड हो रही है स्क्रीन, अब आपकी नज़र नहीं आ रही। बारह शेयर तो हो चुकी है लेकिन नज़र नहीं आ रही। एक आध मिनट ज़रा वेट करें, इंटरनेट ज़रा स्लो चल रहा है आपका, तो इस वजह से शायद इशू है। जी आप ज़रा देखिएगा, ये माइक वाले आइकन पे राइट क्लिक कीजिएगा। माइक वाले आइकन पे राइट क्लिक कीजिएगा। जी सर। सर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाऊं? हाँ इंस्पेक्ट में जाएं। मुझे जी आपका सर। इंस्पेक्ट वाला पोर्शन नज़र नहीं आ रहा। नहीं आ रहा नजर आपकी सर। जी नहीं आ रहा। नीचे करें उसको ज़रा, शायद आपने पूरी स्क्रीन को शेयर नहीं किया, इस वजह से वो नज़र नहीं आ रहा। आपने सही स्क्रीन शेयर नहीं की। अगर आप सही स्क्रीन शेयर करेंगे, दोबारा स्क्रीन शेयर करें, तो आपका वो वाला पोर्शन नज़र आएगा। ठीक है। अच्छा अब ज़रा चले छोड़ें इसको, थोड़ी सी स्क्रीन छोटी करें। अब राइट क्लिक करें, मैं ज़रा बताता हूँ आपको। एलिमेंट वाले पोर्शन में जाएं, CSS जहाँ पे लिखी होती है। सर राइट क्लिक करके एलिमेंट्स वाले पोर्शन में जाऊं? हाँ CSS जहाँ पे लिखी होती है। जी सर, ये लिखी हुई है CSS। हाँ CSS में जो टॉप पे वो एलिमेंट वाला एक्शन पोर्शन, स्टाइल एलिमेंट, वहाँ पे जी क्लिक सर। करें। किया जी क्लिक सर। वहाँ पे जी आप सर। लिखें मार्जिन राइट लिखें। मार्जिन राइट लिख लिया जी सर। हाँ, और आगे 10 पिक्सल या कुछ इस तरह कोई 100 पिक्सल लिखें कुछ। अच्छा 100 px, 100 लिख के px लिखें। सर लिख लिया। और अब ज़रा अपना जो काउंट, वो जो एरो बटन है ना कीबोर्ड का, अप और डाउन वाला, अप वाले कीवर्ड जी सर। दबा दें और देखते जाएं ये मूव होता है आइकन के नहीं मूव हो रहा। वो दबा के रखें ताकि वो आपका 100 से अप जाना शुरू हो जाएगा। वो काउंट जा रहा है, काउंट अप। सर तो मुझे दिख नहीं रहा, मैं ब्लाइंडली आपको बता रहा हूँ। अगर दिख रहा होता तो सर बहुत आसानी स्क्रीन से। क्यों नहीं, सर स्क्रीन तो मैंने शेयर किया, आपको क्यों नहीं दिख रहा सर? मुझे वो इस इसका वजह से समझ दिख नहीं आया रहा कि आपने इंटायर स्क्रीन पे ही, जब आपने स्क्रीन शेयर किया तो इंटायर स्क्रीन वाले टैब को प्रेस करना था। इंटायर स्क्रीन वाले टैब को प्रेस करती तो फिर सारी स्क्रीन आपकी शो होती। आपने कोई इसी और टैब को प्रेस करके शेयर की है। अगर आप सर इंटायर एक स्क्रीन सेकंड, मैं दोबारा करती हूँ सर, इसका मुझे नहीं समझ आनी। जी चलें करें फिर। जब आप पॉपअप आता है तो उस पॉपअप में आपने इंटायर स्क्रीन को सिलेक्ट करना है। पॉपअप आया आपके पास? सर अभी लोड हो रहा है एप्लीकेशन विंडो में जाके। चले आप इतनी देर करें, अमानुल्लाह साहब की मैं थ्योरी को सुनता हूँ। इंटायर आप स्क्रीन जब तक तो नहीं आ रहा सर। अच्छा सर नहीं आ इंटायर रहा। स्क्रीन में तो कोई भी पॉपअप नहीं आ रहा है। जब आप क्रोम स्क्रीन टैब शेयर में जाके के देखो। सुने, जब आपने शेयर स्क्रीन के टैब बटन पे हिट किया तो पॉपअप नहीं आता आपके पास। इंटायर नहीं सर स्क्रीन पे आता क्लिक है करें। स्क्रीन शेयर का। हाँ स्क्रीन शेयर के ऑप्शन पे जब क्लिक करें तो पॉपअप आएगा। पॉपअप में 3 ऑप्शन टॉप पे आ रही होंगी, उनमें जी से जी एक सर, इंटायर इंटायर। स्क्रीन है। हाँ जी सर। जी उसको क्लिक करें, फिर उसके बाद स्क्रीन को सिलेक्ट करें और फिर शेयर करें।
جی ہو گیا شیئر. عطاء الرحمان صاحب SNE سے کانٹیکٹ کریں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ اسکرین کیسے شیئر کرنی ہے. سر یہ اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے پاس؟ جی ایک منٹ, آپ کی اسکرین شیئر ہو رہی ہے. عطاء الرحمان صاحب SNE سے کانٹیکٹ کریں گے, وہاں سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ اسکرین کیسے شیئر ہوتی ہے, تو پھر میرے ساتھ اسکرین شیئر کیجیے گا اور پھر میں آپ کو ہیلپ کروں گا. آپ میرے ساتھ کسی طریقے سے لائیو بن پائیں گے تو میں آپ کو بتا پاؤں گا کہ کیسے یہ سارا معاملہ چلتا ہے. جی ابھی تک آپ کے اسکرین کا باٹم ایریا مجھے شو نہیں ہوا. چلیں اب دکھائیں ذرا, کریں اس کو, رائٹ کلک کریں اس کو. نیچے کریں, آپ اسکرول ڈاؤن کریں, اسکرول ڈاؤن کریں ذرا. نہیں, اب ذرا دیکھیے گا, چھوڑیے گا اس چیز کو. اب میں جیسے کر رہا ہوں نا ویسے میری اسکرین کو دیکھیے گا, آپ کو میری اسکرین سے چیزیں سمجھ میں آئیں گی. آپ کی اسکرین سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, آپ کی اسکرین شیئر نہیں ہو رہی صحیح طریقے سے. اب آپ میری اسکرین کو دیکھیے گا ذرا. آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی سر. چلیں میں ایک منٹ ذرا کچھ کھول دوں. جی سر آ رہی ہے. اب دیکھیے گا یہ ایک ٹیبل لکھا ہوا یہاں پہ نظر آ رہا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ٹیبل ہے, اور یہ ٹیبل کی جگہ یہاں پہ آئیکن ہے, یہ وائس آئیکن ہے یا کوئی بھی ہے. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو ٹیبل؟ جی سر. ٹیبل یہ یہاں پہ HTML ہے, اور یہاں پہ اس کی CSS ہے, اسٹائل ایلیمنٹ ڈاٹ اسٹائل. آپ کے پاس یہ نیچے آ رہا ہوگا, میرے پاس لیفٹ میں آ رہا ہے, میں نیچے ہی لے جاتا ہوں تاکہ آپ کو بھی چیزیں صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائیں. اب نظر آ رہا ہے صحیح طریقے سے؟ یہ والے پورشن میں جانا ہے آپ نے. جی سر. ایلیمنٹ ڈاٹ اسٹائل آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اپنے وائس آئیکن کو یا سرچ آئیکن کو. یہاں پہ چلے گئیں, یہاں پہ کلک کیا, میں نے جیسے کلک کیا آپ نے بھی کلک کرنا ہے. ٹھیک ہوگا. مارجن, یہاں پہ مارجن 4 طرح کے ہوتے ہیں, میں اس کو مارجن لیفٹ دیتا ہوں, آپ نے مارجن لیفٹ یا رائٹ دینا ہے, اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہ دیکھیں مارجن لیفٹ میں کہیں ڈھونڈ رہا ہوں, یہ مارجن لیفٹ آ گیا. مارجن لیفٹ میں آگے میں نے انٹر کیا اور آگے والے پورشن میں چلا گیا. میں یہاں پہ 10 پکسل لکھتا ہوں, 10px. دیکھیں 10px لکھ دیا, میرا کرسر ابھی وہیں بلنک کر رہا ہے, کہیں اور نہیں ہے. اب میں اس کو بڑھانا شروع کر دیا اپنے کی بورڈ کے ذریعے سے. کی بورڈ میں اپ کا ایرو نظر آتا ہے, اپ ڈاؤن 4 طرح کے ایرو ہوتے ہیں وہاں پہ. اپ والے کو میں نے بڑھانا شروع کر دیا. دیکھیں میں جیسے جیسے اس کو بڑھاتا جا رہا ہوں, اور 26 پہ جا چکا ہے, 30 پہ آ چکا ہے, اس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. اور ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل بھی آگے بڑھ رہا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ دیکھیں ٹیبل موو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ٹیبل کلیئر ہو گیا آپ کو؟ اس طریقے سے آپ کریں گے تو آپ کا بھی وہ موو ہو کے اوپر چلا جائے گا جہاں پہ آپ نے لے کے جانا ہے. چلیں شکریہ. ٹھیک ہو گیا سر. اور کوئی کوشچن آپ کا؟ اور کوئی بات تو نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ. جی امان اللہ صاحب. سر آج میں گگ بناؤں گی تو صبح دکھاؤں گی اگر. ٹھیک ہے جی ضرور. سر جی امان اللہ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ اسکرین شیئر ہے میری؟ جی بالکل. اچھا سر جی, یہ میں نے نا وہ کامرس انسٹال کیا تھا, تو یہ والے پیج کارڈ چیک آؤٹ ادھر شو ہو رہے ہیں, لیکن جب میں ای کامرس اور وزٹ اسٹور پہ جاتا ہوں
وہاں پہ یہ والی چیزیں نہیں شو ہوتی. کل میں نے دیکھا تھا نا ایک کینڈیڈیٹ نے چیک کروایا تو اس کی شو ہو رہی تھی نا ادھر, لیکن میرے اس طرح کا کوئی نہیں شو ہو رہا. آپ نے کیا, مجھے سمجھ میں نہیں آئی, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, دوبارہ ذرا بتائیے گا, کیا شو کروانا چاہ رہے ہیں؟ سر جی یہ والے آپشن ہوتے ہیں نا, کارٹ, چیک آؤٹ, مائی اکاؤنٹ وغیرہ, یہ جب میں جاتا ہوں نا اپنا وزٹ اسٹور پہ. ہاں, یہ مینیوز آپ کو پہلے کریٹ کرنے پڑیں گے. مینیوز کریٹ کریں, مینیوز والے پورشن میں جائیں. مینیوز آپ نے ایڈ نہیں کیا, پیجز آپ نے لگا لیے ہیں لیکن جی مینیوز نہیں ٹھیک لگایا ہو. آپ نے. اچھا, یہ دوبارہ مینیو بنانے پڑیں گے پھر وہاں جا کے شو ہوں پھر گے. وہاں پہ شو ہوں گے. مینیو کو ٹھیک ہے. پبلش کریں گے, مینیو میں جو جی چیزیں جی آپ جی ایڈ کریں گے وہ وہاں جی پہ جی دکھیں گے. ٹھیک ہو. اچھا یہ مسئلہ تھا, ٹھیک, یہی میں نے پوچھنا تھا سر. اوپن کارڈ یاد رکھیے گا, وہ آج آپ نے بھی انسٹال کر کے دیکھنا کہ وہ کیسے چلتا ہے, پھر دونوں چیزوں کو دیکھتے رہیے گا. صحیح ہے جی, ٹھیک ہوگا, اس کو اچھے ٹھیک طریقے ہوگا سے سر, ایکسپلور کریں. جزاک اللہ. ٹھیک ہوگا انشاءاللہ جی, انشاءاللہ جی. جزاک اللہ سر, شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی, امید ہے کہ سب کی کیوریز آنسر ہو گئی ہیں. آپ کسی کی کوئی کیوری رہتی ہے تو بتا دیں سر, ان کو فائبر ٹیسٹ دینا پڑے گا. جی, یہ عمیر کا خیال ہے کہ ٹیسٹ دے لیں تو یہ بھی اچھا ہو سکتا ہے. جی, میں ایک آدھ منٹ ویٹ کروں گا آپ کی کیوریز کے لیے. اگر کوئی کیوری کوئی صاحب کرنا چاہتے ہیں تو لائیو آ جائیں یا ادھر کامنٹ میں کر دیں, ادروائز یہ لیکچر 1-2 منٹ میں اینڈ ہو جائے گا. السلام علیکم.